हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 82 है वो होने वाला है एज यूजुअल बेटा इशू ऑफ शेयर के ऊपर ही, क्योंकि हमने इशू ऑफ शेयर के ऊपर इन इंस्टॉलमेंट का केस बेटा देखा था, जहां पर कंपनी अपना शेयर इशू करती है, कैश में करती है बट इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करती है। और अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी करती है तो दो तरीके से कर सकती है, पार और प्रीमियम। तो हमने बेटा अपनी क्लास में ना लास्ट क्लास में हमने पार वाला कंसेप्ट अपना बहुत अच्छे से देख लिया था कि अगर कंपनी अपने शेयर इशू करती है इंस्टॉलमेंट में बट करती है एट पार, यानी शेयर का जो ओरिजिनल प्राइस है अगर उसी पे ही शेयर को इशू किया जाता है तो कैसे किया जाता है, वो हमने अपना लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से देख लिया था। बट आज की क्लास में बेटा हम एट प्रीमियम देखेंगे, यानी आज यहाँ पर कंपनी शेयर इशू करेगी बट ओरिजिनल प्राइस पे नहीं, ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा। लेट बी सपोज अगर शेयर का प्राइस 10 रुपए है तो 11 रुपए, 12 रुपए, 13 रुपए पे इशू कर रहे हैं शेयर, है ना। तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे शेयर इशू किया जाता है बेटा फेस वैल्यू से, ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा पे, उसी एक्स्ट्रा वैल्यू को क्या बोला जाता है, प्रीमियम। तो आज की क्लास में हमारा लेक्चर घूमेगा इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट एट प्रीमियम। और अगर सब बढ़िया रहा बेटा तो आज की क्लास में हम लमसम भी कवर कर लेंगे एट पार और प्रीमियम, है ना। तो विदाउट एनी बेटा डिले हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन बेटा, हमारा जो टॉपिक है वो है शेयर इशू इन इंस्टॉलमेंट एट प्रीमियम। तो मेरे बच्चे, लास्ट क्लास में ना आपने देखा था कि शेयर को कैसे इशू करते हैं इंस्टॉलमेंट में एट पार। तो पूरा का पूरा ना वही कंसेप्ट है बेटा कि यहाँ पर भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल हो गई, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल भी होगी। हर कॉल के दो दो स्लॉट्स होंगे, यानी दो दो जनरल एंट्रीज होंगी। जैसे एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री लगती है, फिर ड्यू की एंट्री लगती है, फिर अलॉटमेंट में ड्यू रिसीव, फर्स्ट कॉल में ड्यू रिसीव, अगर सेकंड कॉल भी है तो ड्यू रिसीव। जैसे हमने पढ़ा था बेटा, जैसे एंट्री हमने करी थी डिट्टो यहाँ पर भी वैसा ही पॉइंट है। बट एक एक्स्ट्रा आपके पास यहाँ पे कंसेप्ट आ जाएगा, वो है प्रीमियम का। बस उसको ध्यान में रखना है, बाकी बेस वही है जैसा आपने पार में पढ़ा था। ओके। तो इस बात को ना समझाने के लिए जरा आप यहाँ पर देखो बेटा, कभी कभी कंपनी क्या करती है कि जो फेस वैल्यू होता है ना शेयर का, जो शेयर का फेस वैल्यू होता है, हर शेयर का ना बेटा अपना एक ओरिजिनल प्राइस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम लेट भी सपोज लेते हैं कि अगर कंपनी कोई भी शेयर इशू करती है तो उसका फेस वैल्यू है 10 रुपए। तो कंपनी ये बोलती है बेटा, कभी कभी ये कंडीशंस रखती हैं शेयर इशू के टाइम पे कि अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं तो हमारा वैसे शेयर का ओरिजिनल प्राइस तो 10 रुपए है, पर हम इसे इशू 10 रुपए पे नहीं करेंगे। लेट भी सपोज कि हम इसे 12 रुपए पे इशू करेंगे। तो देखो, ओरिजिनल प्राइस शेयर का 10 रुपए है पर मार्केट में इशू किया जा रहा है जनता के बीच में 12 रुपए। यानी आप ना जनता को एज अ पब्लिक को जो ओनरशिप दोगे ना शेयर की, वो तो 10 ही रुपए की दोगे क्योंकि शेयर का ओरिजिनल प्राइस 10 रुपए है। पर आप जनता से कितने रुपए मांग रहे हो शेयर इशू के बदले? 12 रुपए मांग रहे हो। तो जनता आपको 12 रुपए दे रही है बट आप उनको शेयर का जो ओनरशिप है वो 10 रुपए का दे रहे हो। तो ऐसे में ना कंपनी कहती है कि हम ना आपसे 2 रुपए का ना, हम आपसे ना 2 रुपए का प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इसलिए हम आपको अपना शेयर ना ओरिजिनल प्राइस पे ना देकर थोड़ा महंगे पे देंगे। ओनरशिप तो ओरिजिनल प्राइस पे ही दी जाएगी बट जो पैसा आपसे मांगा जाएगा, जो मनी आपसे रिसीव किया जाएगा पब्लिक से, वो ज्यादा पे किया जाएगा। तो जितना ज्यादा हम बेटा पब्लिक से पैसा रिसीव करते हैं शेयर इशू के टाइम पे, हम उसी कंसेप्ट को प्रीमियम कहते हैं। तो यहाँ पर ना मेरे बच्चे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है जो इस बात को आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन 1 में कहा है कि पीक्यूआर लिमिटेड ने ना इशू करे हैं 12,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच। तो देखो कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 12,000 शेयर इशू कर रही है। कितने रुपए ईच वाले? 10 रुपीज ईच वाले। तो 10 रुपीज ईच वाला मतलब क्या है कि इन हर एक शेयर का जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो 10 रुपए का है। बट आगे क्या लिख दिया कि ये शेयर इशू तो करा जा रहा है बट ये करा जा रहा है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, यानी 10% एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है। तो बेटा ये जो 10% है ना, आप सब कसम खा लो कि ये 10% ना आप अपनी फेस वैल्यू पे लगाओगे। और कौन सी फेस वैल्यू? क्या एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की फेस वैल्यू पे? नहीं, ये तो फेस वैल्यू को बांटा है बेटा हमने, हमें टोटल फेस वैल्यू पे अप्लाई करना होता है प्रीमियम का परसेंटेज। तो मुझे एक बार बताओ, अगर आपकी टोटल फेस वैल्यू है 10 रुपए और आप 10% जनता से एक्स्ट्रा चार्ज करोगे ऑन द इशू ऑफ शेयर,
तो 10% अगर हम निकालें तो यहाँ पर 10% अगर हम काटते हैं, कैलकुलेट करते हैं और जीरो से जीरो जितने हैं वो उड़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे बच्चे 1 रुपए का प्रीमियम निकल कर आता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर कंपनी 1 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है। तो ये जो 1 रुपए जो एक्स्ट्रा चार्ज करा जा रहा है ना बेटा, बस इसी को यहाँ पर प्रीमियम बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया था, बट अगर इसे रुपीज में कन्वर्ट करना हो तो फेस वैल्यू पे लगाएं और अपना प्रीमियम रुपीज में निकाल दें, ठीक है। तो 1 रुपए का कंपनी यहाँ पर प्रीमियम चार्ज कर रही है। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने डिसाइड किया कि हम कॉल मनी कुछ इस तरीके से मांगेंगे कि एप्लीकेशन में 5 रुपए मांगेंगे, अलॉटमेंट में 3 रुपए मांगेंगे, फर्स्ट कॉल में 2 रुपए मांगेंगे। तो अगर आप ना देखो सारे के सारे फेस वैल्यू ऐड करते हो तो ये 10 ही के बराबर आएगा भाई, क्योंकि आपने फेस वैल्यू को ही बांटा है ना, टुकड़ों टुकड़ों में। तो इनका टोटल भी करोगे तो फेस ही वैल्यू के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर बच्चे पूछते हैं सर अगर ये 532 ये तो फेस वैल्यू हुई ना, ये तो आप जो शेयर इशू कर रहे हो जनता के बीच में, आप तो 10 के बदले 10 ही मांग रहे हो, पर क्वेश्चन तो कह रहा है कि यहाँ पर आप इशू कर रहे हो 1 रुपए प्रीमियम पे। तो सर वो 1 रुपए प्रीमियम कहाँ होगा? तो बेटा जब बताया ना जाए ना कि प्रीमियम कहाँ होता है तो हम उसे बाई डिफॉल्ट ना अलॉटमेंट में मांगते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि अलॉटमेंट को इसलिए कंसिडर कर लिया जाता है प्रीमियम के दौरान कि अगर कुछ ना बोला गया हो तो अलॉटमेंट प्रीमियम में ही होगा, क्योंकि अलॉटमेंट में ना रियल ओनरशिप दी जाती है, प्रैक्टिकली जो ओनरशिप दी जाती है, सर्टिफिकेट ऑफ शेयर जो दिया जाता है वो अलॉटमेंट में दिया जाता है। इसलिए अगर कुछ ना बोला गया हो कि प्रीमियम वगैरह कहाँ है तो प्रीमियम ना अलॉटमेंट में मांगा जाता है। तो यहाँ पे ना 1 रुपए और ऐड कर देंगे और बोलेंगे कि अलॉटमेंट 4 रुपए की है, जिसमें से 3 रुपए कंपनी मांग रही है शेयर के, और 1 रुपए जो एक्स्ट्रा मांग रही है यहाँ पर वो मांग रही है रेपुटेशन यानी अपने परफॉर्मेंस के, जो मार्केट में नाम कमाया है कंपनी ने उसका 1 रुपए एक्स्ट्रा मांगा जा रहा है। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ। तो इसी के साथ अगर आप देखते हो ना 1 रुपए जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? 4, 5 और 4 9 और 9 2 11। क्या आपको बात समझ में आती है ना? तो इस तरीके से। अच्छा, फिर क्वेश्चन ने कहा और मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा का सारा पैसा आपको मिला है और कोई कॉल इन एरर कोई कॉल इन एडवांस नहीं हुआ, ना ही किसी शेयर होल्डर ने बेटा फ्यूचर में कभी पैसे देने से कंपनी को मना किया। जब जब कंपनी ने पैसे मांगे तब तब सारे शेयर होल्डर ने पैसे दिए, और किसी भी शेयर होल्डर ने बेटा कोई भी पैसा एडवांस नहीं भेजा। लाइक अगर हम एप्लीकेशन में हैं तो किसी भी शेयर होल्डर ने ऐसा नहीं करा कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा कहाँ दे दे एप्लीकेशन में, यानी कोई कॉल इन एडवांस भी नहीं हुआ। जब जब पैसा मांगा तब तब कंपनी को पैसा रिसीव हुआ। क्वेश्चन की डिमांड है जर्नल एंट्री करके दिखा दो, बैलेंस शीट बना के दिखा दो। हमने कहा ठीक है। अगर आप देखो तो बेटा जनरल का फॉर्मेट सबको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जनरल के अंदर हम जनरल एंट्री पास करते हैं। तो फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, ये तो आपने अपना प्रीवियस लेक्चर में भी देखा है, इवन तो 11th क्लास से भी आप पढ़ते आ रहे हो, पार्टनरशिप के कई क्वेश्चनों में भी आपने एंट्री पास करी है। तो फॉर्मेट तो बेटा सभी को पता होना चाहिए जनरल का, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहले एंट्री हम किसकी लगाएंगे? एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 5। अच्छा, हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था बेटा जब हम इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट एट पार पढ़ रहे थे, तो वहां पर भी हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल की एंट्री लगाई थी, तो सेम यहाँ पर भी वैसे ही लगेगी, है ना। तो यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है कि सिर्फ एप्लीकेशन को छोड़कर बाकी अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो या सेकंड कॉल हो, हर जगह पे मेरे बच्चे पैटर्न सेम रहता है कॉल्स को मंगाने का। ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव, ड्यू रिसीव। बस एप्लीकेशन में चेंज होता है, एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री लगती है और फिर ड्यू की एंट्री लगती है। रीजन ये होता है बेटा क्योंकि एप्लीकेशन में ना कंपनी पहली बार पैसा मांग रही होती है जनता से, तो कंपनी को भी नहीं पता होता कि वो पब्लिक कौन है जो मेरी कंपनी में एज अ ओनर बनने में इंटरेस्ट रखती है। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर ना कंपनी कहती है एक बार पैसा आ जाने दो, फिर इनको ड्यू दिखा देंगे, मान लेंगे कि इन्हीं से पैसा मांगा था और इन्हीं को ही फिर हम ड्यू में ओनरशिप भी दे देंगे। ड्यू का मतलब होता है ओनरशिप देना, है ना, यानी एक तरीके से पैसा मांगना। और रिसीव का मतलब होता है पैसे को रिसीव करना। तो रिसीव में बस कंपनी मनी रिसीव करती है अगेंस्ट द इशू ऑफ शेयर, और ड्यू में कंपनी पैसा कॉल करती है यानी एज अ ओनरशिप देती है। ओनरशिप देगी तो पैसा भी मांगेगी ना, तो ड्यू में पैसा मांगा जाता है यानी ओनरशिप दी जाती है, और रिसीव में बेटा उसका पैसा रिसीव किया जाता है। तो ये पैटर्न चलता है। तो एप्लीकेशन में रिसीव ड्यू चलता है, और अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जितना भी हो उसमें ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव ड्यू रिसीव चलता है। ये हमने अपना लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से देखा था। पर मैं ना बेटा कुछ एक आध क्वेश्चन तक आपका बोलते ना कि बार बार इसका प्रैक्टिस कराता रहूंगा, जिससे कि आपके ना दिमाग से मेमोरी से ये कहीं जाए ना, ठीक है। थोड़ा मे बी प्रॉब्लम आपको बोर्डमनेस हो सकती है कि सर बार बार बोल रहे हैं, बट यस ट्रस्ट में गाइस, अगर आप बार बार पढ़ोगे ना इसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके दिमाग में छप जाएगा ये, ठीक है। चलो अब देखो एप्लीकेशन कितने रुपए की है?
₹5 की है। इसमें ना पहली एंट्री होगी रिसीव की, ठीक है? कंपनी सबसे पहले यहाँ पर पैसा रिसीव करती है। रिसीव करने की एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कंपनी का बैंक बढ़ा क्योंकि कंपनी का एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को इसलिए क्रेडिट किया जा रहा है क्योंकि ये कंपनी के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि कंपनी ने पैसा तो ले लिया रिसीव में एप्लीकेशन का, पर इनको अभी तक ओनरशिप नहीं दी। वैसे प्रैक्टिकल ओनरशिप अलॉटमेंट में दी जाती है बेटा, पर अकाउंटिंग की कंटेक्स्ट में, क्योंकि हम तो अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में ना बेटा हमें हर कॉल में ओनरशिप देनी होती है, हर कॉल में। बस प्रैक्टिकली रियल लाइफ में जो ओनरशिप दी जाती है वो अलॉटमेंट में दी जाती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है? पर खैर हम तो अकाउंटिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें हर कॉल में ओनरशिप देनी है। तो देखो एप्लीकेशन में हमने पैसा रिसीव तो कर लिया एप्लीकेशन का, पर हमने ओनरशिप नहीं दी। इसलिए ना जब हमें एप्लीकेशन की रिसीव में एप्लीकेशन का पैसा मिल रहा होता है, तो हम एप्लीकेशन के पैसे को अपनी लायबिलिटी दिखा रहे होते हैं। कैसे निकालेंगे? कितने शेयर इशू करे थे बताओ? 12,000 शेयर इशू करे थे। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? ₹5 की। तो यहाँ पे 12,000 इंटू 5 करेंगे, तो एप्लीकेशन का पैसा हमें कितना रिसीव हुआ? 60,000, 60,000, है ना? लायबिलिटी भी 60,000 से दिखाई और बैंक पे भी 60,000 रुपए आ गए। इसके बाद ना बेटा हम ये कहेंगे, हाँ हाँ, यही वो बोलते हैं ना कि जनता थी, यही वो मेरे शेयर होल्डर थे जिनसे मैंने पैसा मांगा था। पहले तो पता नहीं था, इसलिए पहले पैसे रिसीव कर लिया, और फिर उनको क्या दिखा देते हैं? ड्यू दिखा देते हैं, कहते हैं हाँ इन्हीं को हम ओनरशिप देंगे। तो जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हमारे लिए लायबिलिटी था ना, जिसको हमने क्रेडिट किया था, अब हम उसी को क्या कर रहे होते हैं? डेबिट कर रहे होते हैं, अपनी लायबिलिटी को कम करते हैं। कितने से? भाई 60,000 से लायबिलिटी कम करोगे, क्योंकि आपने लायबिलिटी 60,000 से दिखाई थी एप्लीकेशन की, तो डेबिट भी ड्यू में 60,000 से ही करोगे। पर ये लायबिलिटी आप कम क्यों कर रहे हो एप्लीकेशन की? क्योंकि आप उनको आप ओनरशिप दे रहे हो, उनको मालिक बना रहे हो इन अकाउंटिंग, ठीक है? जब आप अकाउंटिंग करो तो आप उन्हें मालिक बना रहे हो शेयर का। तो यहाँ पर जब हम ना बेटा ओनर बनाते हैं ना पब्लिक को, तो कंपनी को ना अपना इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज करना होता है। और कैपिटल बेटा आपको पता है 11 से पढ़ते आते हो, बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को ना हमने अपना लायबिलिटी मानकर इंक्रीज कर दिया। पर इक्विटी शेयर कैपिटल को मैंने बार बार बताया, चाहे ड्यू कहीं भी हो, एप्लीकेशन में हो, अलॉटमेंट में हो, फर्स्ट कॉल में हो, आपको ड्यू में हमेशा किसको सॉल्व करना है? इक्विटी शेयर कैपिटल को हमेशा सॉल्व करना है, अपनी एक आदत बनानी है बेटा आपको, ठीक है? ये बहुत हेल्प करेगी। अभी तो कई बच्चे कहेंगे सर डेबिट में 60,000 है तो क्रेडिट में भी 60 ही आएगा ना? हाँ आएगा, पर अपनी आदत बनाओ, आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल को आप सॉल्व करोगे, ठीक है? तो बताइए कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करे थे कंपनी ने? 12,000। और एप्लीकेशन की फेस वैल्यू कितनी है? ₹5, है ना? हमने ₹10 की फेस वैल्यू को 5 3 2 में बांटा, तो एप्लीकेशन की फेस वैल्यू है 5। तो ओनरशिप ना इसी हिसाब से दी जाती है कि आपने शेयर कितने इशू करे? 12,000। एप्लीकेशन की फेस वैल्यू कितनी है? ₹5। 12 5 जा 60। खैर यहाँ पे तो 60 60 दोनों तरफ मैच हो रहा है, बट आप इक्विटी शेयर कैपिटल को सॉल्व करें। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ। चल, इसके बाद ना हमारे देखो एप्लीकेशन की एंट्री समाप्त हो गई, ठीक है? रिसीव की एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है? और ड्यू की एंट्री क्या हुई? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है? ये हमारी एंट्री हो गई। इसके बाद हम आते हैं सेकंड अलॉटमेंट की एंट्री में। अब अलॉटमेंट देखो है कितने की? ₹3 की। पर यहाँ पे ना बेटा कंपनी ना 10% का प्रीमियम चार्ज कर रही है, तो हमने ना 10% ₹10 पे निकाला था, तो ₹1 आया था। तो हमने ना ₹1 का प्रीमियम एक्स्ट्रा लेना है, कहाँ? अलॉटमेंट में। तो हमने ना अलॉटमेंट को लिख दिया कि अलॉटमेंट बी लाइक एज 3+1। देखो मैंने इसे डायरेक्ट 4 नहीं लिखा। 4 लिखने के पीछे, 4 ना लिखने के पीछे कारण बेटा ये था कि अगर मैं 4 लिख देता ना, तो कई बच्चे ये समझ सकते थे कि हम शेयर का अलॉटमेंट में कितने रुपए मंगा रहे हैं? 4। नहीं बेटा, हम ना शेयर का 3 ही रुपए मंगा रहे हैं। ₹1 तो अपनी रेपुटेशन का मंगा रहे हैं। हाँ, वो शेयर इशू के टाइम पे मांगा जा रहा है, बट वो अपनी रेपुटेशन के, अपने परफॉर्मेंस का पैसा हम मांग रहे हैं। तो जो प्रीमियम का पैसा होता है ना बेटा, वो रेपुटेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो रेपुटेशन का पैसा होता है। और जो फेस वैल्यू मंगा रहे होते हैं ना हम जनता से, वो शेयर का पैसा होता है। तो शेयर का पैसा, रेपुटेशन का पैसा एक नहीं होता, अलग अलग होता है, याद रखना, ठीक है? तो यहाँ पर ना कंपनी अलॉटमेंट में कंपनी को पता चल चुका होता है कि भाई हमारे शेयर होल्डर कौन कौन से हैं, किनसे हमें पैसा मांगना है, क्योंकि एक बार जब एप्लीकेशन रिसीव कर लेते हैं तो कंपनी को पता रहता है कि अब हमें किनसे पैसा मांगना है। तो यहाँ पर ना कंपनी आप पहले ड्यू करती है। ड्यू का मतलब है पैसा मांगती है, और मांगती है तो यही ओनरशिप भी देती है। खटाक से एकदम फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ पर ओनरशिप दी जाती है। तो यहाँ पर मेरे बच्चे ना कंपनी सबसे पहले क्या करती है? अपने ना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगती है। अब ऑब्वियसली बात है, कंपनी को पता है कि मेरे ओनर जो हैं वो मुझे अलॉटमेंट का पैसा दे ही देंगे।
है ना। कई बच्चे कहते हैं सर इतना विश्वास कैसे है ओनर पे, क्या पता आगे जाकर ना दे। और ऐसा होता भी है कि कभी कभी कुछ शेयर होल्डर आगे जाके पैसा नहीं देते तो वो कॉल इन एरियर हो जाता है। पर मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर आप अपने ओनर पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर किस पे करेंगे। एक बिजनेस को अगर अपने ओनर पे ट्रस्ट नहीं होगा तो किस पे ट्रस्ट होगा। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ पर ना कंपनी का पूरा भरोसा होता है कि मेरे ओनर मेरे को पैसा दे ही देंगे। तो यहाँ पे ना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को जब ड्यू किया जाता है तो यहाँ पर इसको दिखाया जाता है एसेट। कंपनी को पता है हमें पैसा अपने ओनर से मिल ही जाएगा, और जब एसेट बढ़ते हैं ना बेटा तो वो डेबिट होते हैं। ठीक है। उसके बाद कंपनी कह रही है कि जनता मुझे ये पैसा क्यों देगी, अलॉटमेंट का पैसा क्यों देगी, जिसको मैं अपना एसेट दिखा रही हूँ। जनता मुझे ये पैसा क्यों देगी, क्योंकि हम उन्हें दे रहे हैं ओनरशिप। क्या दे रहे हैं हम उन्हें, ओनरशिप। अलॉटमेंट में भी ओनरशिप देंगे। अच्छा आप मुझे बताइए, ओनरशिप में जो दूंगा वो कितने के हिसाब से दूंगा, 12,000 शेयर में इशू कर रहा हूँ। और बताइए शेयर का फेस वैल्यू कितना है अलॉटमेंट में, 3 रुपए, 4 नहीं है। उस 1 रुपए के प्रीमियम को आप शेयर का प्राइस ना बोलिए, क्योंकि वो रेपुटेशन का पैसा है। आपका शेयर का जो ओरिजिनल पैसा है अलॉटमेंट का वो 3 रुपए। तो 12 3 जा 36। तो मैं जो ओनरशिप दूंगा ना इक्विटी शेयर कैपिटल कर कर अपने ओनर्स को, वो दूंगा 36,000 की। पर यहाँ पर क्योंकि कंपनी 1 रुपए अपना रेपुटेशन का एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है तो ये कंपनी की इनकम भी होता है। तो कंपनी ना इसको इनकम दिखाएगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम करके। ठीक है। आपको पता है बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि ये लायबिलिटी है, और लायबिलिटी के बैलेंसेस भी क्रेडिट होते हैं। और सिक्योरिटी प्रीमियम को हम इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी क्या है, इनकम है। और इनकम बढ़ रही है तो इनकम का बैलेंस भी क्रेडिट होता है। दोनों के मतलब अलग अलग होते हैं, लायबिलिटी का मतलब अलग होता है, इनकम का मतलब अलग होता है, पर यस दोनों के बैलेंसेस सेम होते हैं। तो इसलिए देखो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ 36,000 से, सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने क्रेडिट किया 12,000 से। एक को हम अपनी लायबिलिटी दिखा रहे हैं, एक को हम अपनी इनकम दिखा रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि जनता से मुझे टोटल कितना पैसा मिलेगा, 48। 36,000 12,000 का ऐड करोगे ना तो 48,000 आता है। तो यानी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा, 48,000 आ जाएगा। तो पहले एंट्री मार लो, और उसके बाद सबसे पहले किसको सॉल्व करो, इक्विटी शेयर कैपिटल को। फिर किसको सॉल्व करो, सिक्योरिटी प्रीमियम को। यहाँ मैंने करके दिखाया है। 36,000 की ओनरशिप दी, 12,000 का प्रीमियम मांगा, टोटल अलॉटमेंट में कितने रुपए आएंगे बेटा, 48,000। बोलो क्या आपको बात समझ में आई, द आंसर इज यस। अब इसके बाद में बेटा काम होता है हमारा, जो हमने अलॉटमेंट में ड्यू करा था अमाउंट कितना करा था, 48 है ना। अलॉटमेंट का पैसा कितना आ रहा था, 48। अब रिसीव में ना वो पैसा आएगा हमारे पास। तो जब रिसीव में वो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी का बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। पर पैसा किसका आ रहा है, अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट को आपने पहले क्या दिखाया था, अपना एसेट डेबिट किया था, बट आज इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 48 से। बात सिंपल, बिल्कुल आसान है। पर सर एक बार बताओ, आप ये सिक्योरिटी प्रीमियम ड्यू में क्यों दिखा रहे हो, यहाँ रिसीव में भी दिखा दो, है ना। बात तो उतनी हो जाएगी। लेट बी सपोज अगर सर आप सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ ना दिखाओ, ड्यू में ना दिखाओ, है ना, और सिर्फ लिखो कि इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा कितना मंगा रहे हो, 36, और अलॉटमेंट पे भी कितना मिलेगा, 36। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 36 कि अलॉटमेंट का कितना मिल रहा है, 36। और यहाँ नीचे लिख दीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ रहे हो ना। सिक्योरिटी प्रीमियम को सर ड्यू में ना लिखकर रिसीव की एंट्री में लिखो कितना, 12,000। तभी भी तो सर बैंक में 48 ही आएंगे। यस यू आर करेक्ट बेटा, बट टेक्निकली यू आर रॉन्ग, क्योंकि बेटा जब प्रीमियम का पैसा मंगाया जाता है ना तो प्रीमियम का पैसा पहले ही मंगाया जाता है, बताया जाता है शेयर होल्डर को कि हम आपसे ना ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल बेटा कि मान लो आप मेरे पास पढ़ने आए, ठीक है ना। आपने कहा सर आपकी महीने की फीस क्या है, तो मैंने कहा लेट मी सपोज एक आइडिया दे देता हूँ, मैंने कहा महीने की फीस बेटा 1,000 रुपए है, मान लो ठीक है। अब जब आपका महीना बोलते हैं ना कि खत्म हुआ, तो आपने मुझे फीस दी, तो मैंने कहा बेटा फीस तो आपकी 1,200 है। तो आपने कहा सर आपने पहले तो 1,000 बोला था, अगर आपने फीस बढ़ा दी थी तो आपको पहले बताना चाहिए था ना। समझ में आया, पहले बताना चाहिए। तो वही बात होती है, अगर कंपनी कुछ ज्यादा पैसा मांग रही है ना शेयर पे, तो कंपनी को वो पहले ही बताना होता है। इसलिए प्रीमियम वगैरह ना कभी रिसीव की एंट्री में शो नहीं होता। रिसीव में तो बस लेने का काम है, मनी रिसीव्ड करने का काम है। अगर प्रीमियम वगैरह अगर आप मंगा रहे हो, अगर आप उसका एलोब्रेशन कर रहे हो, तो हमेशा ड्यू में ही किया जाता है। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई, हाँ। तो फिर हम बेटा रिसीव करेंगे पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 48 ये मैंने आपको बता ही दिया था। अब आते हैं हम फर्स्ट कॉल में। अब बताइए फर्स्ट कॉल जो हमारी है वो कितने रुपए की है, फर्स्ट कॉल 2 रुपए की है। अब फर्स्ट कॉल याद रखना नॉर्मल है, फर्स्ट कॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कॉल में कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है। तो एप्लीकेशन भी नॉर्मल थी, फर्स्ट कॉल भी नॉर्मल थी। सिर्फ हमें कहाँ पर प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी, वो है अलॉटमेंट में, क्योंकि अलॉटमेंट में क्या आया, प्रीमियम। दरअसल वो प्रॉब्लम नहीं थी, वो कंसेप्ट था।
आपने समझ लिया, अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, बोलो, बात समझ में आती है? हाँ। अब फर्स्ट कॉल में आए हैं तो फर्स्ट कॉल में भी पैटर्न सेम चलेगा, पहले ड्यू, पहले ड्यू फिर रिसीव। कंपनी पहले बेटा शेयर का प्राइस कॉल करेगी, यहाँ पर कंपनी बोलेगी कि मेरे प्यारे शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पैसा भेजो। तो फर्स्ट कॉल का पैसा कंपनी को विश्वास है कि ओनर भेजेंगे ही भेजेंगे, तो ये कंपनी का एसेट होता है एंड ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। पर हैंड टू हैंड यहाँ क्या दी जाती है बेटा, बोलते हैं ना ओनर्स को यहाँ पर ओनरशिप दी जाती है, प्रोवाइडेड होती है। तो यहाँ पर बेटा फिर हम क्रेडिट करते हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल को। ठीक है, अब इक्विटी शेयर कैपिटल, अब देखो ये अमाउंट यहाँ दिया है, 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ, पर इसमें से सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, मैंने बोला है बार बार, ड्यू में सबसे पहले शेयर कैपिटल को सॉल्व करेंगे। तो शेयर कैपिटल इस बात पे डिपेंड होता है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, 12,000, और हर शेयर कितने रुपए का है, 2 रुपए का है फर्स्ट कॉल में। ठीक है, तो 12,000 इंटू 2, 24,000 की ओनरशिप दी और 24,000 फर्स्ट कॉल में आएगा। और फिर उसके बाद हम रिसीव की एंट्री पास करेंगे। तो रिसीव में बेटा हमारा काम सिर्फ और सिर्फ पैसे लेने का है, मनी रिसीव्ड करने का है। तो हम अपनी कंपनी का बैंक अकाउंट बढ़ा देंगे, एसेट इंक्रीज कर देंगे, डेबिट कर देंगे 24,000 से। और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल जो पहले डेबिट था, पहले जो हमारा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल एसेट था, अब वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसकी जगह पे ना बैंक अब हमारा एसेट बन चुका है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कर देंगे 24,000 से। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंट्री, आपने पहले भी पढ़ा था। बताओ, क्या ये एंट्री आपने पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ी थी? पढ़ी थी। बस एक नया कॉन्सेप्ट आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम का। और यहाँ पर मैंने आपको कैच ये दिया कि प्रीमियम अगर किसी भी कॉल में, चाहे वो एप्लीकेशन में हो, चाहे वो अलॉटमेंट में हो, चाहे वो फर्स्ट कॉल में हो, यहाँ अलॉटमेंट में, बट आगे आप कोई भी क्वेश्चन अगर करते हैं, अगर प्रीमियम किसी भी कॉल में होता है, तो प्रीमियम को हम हमेशा ड्यू में एक्सप्लेन करते हैं। बाकी रिसीव में तो बस हमारा मनी रिसीव्ड करने का काम है। ठीक है, वहां पे प्रीमियम शो नहीं करते रिसीव की एंट्री में, हम हमेशा ड्यू की एंट्री में प्रीमियम को शो करते हैं। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? क्योंकि अगर हम ज्यादा पैसा चार्ज करें, ज्यादा पैसा मंगा रहे हैं किसी भी कॉल में, तो वो हमें ड्यू में ही बोलना पड़ता है। बोलो, बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई? हाँ जी। अब यहाँ पर आपको बेटा फिर बनानी है अपनी बैलेंस शीट। तो देखो, बैलेंस शीट में सबसे पहले कंपनी का नाम आता है। तो PQR अनलिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये हमने लिख दिया। वैसे ये ऑप्शनल है, बट अगर आप लिखते हो तो अच्छी बात है बेटा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग ही बनाई जाती है। बैलेंस शीट है, एज ऑन है, डेट हमें पता नहीं क्योंकि क्वेश्चन में डेट नहीं दी है, तो हमने डैश 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 कर दिया। एक्सट्रैक्ट लिख दिया क्योंकि हम बैलेंस शीट का बस एक पार्ट बना रहे हैं, एक पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या है बैलेंस शीट का? पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला सेक्शन जो स्टार्ट होता है बैलेंस शीट में, वो होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का। इसमें सबसे पहले हमारी जो लायबिलिटी आती है वो होती है शेयर होल्डर फंड, यानी मालिकों का पैसा। ठीक है, ओनर्स फंड, जिसको यहाँ पे शेयर होल्डर फंड बोला जाता है। मालिकों के पैसे को दो तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ भी आप अमाउंट को इग्नोर कर दो। शेयर कैपिटल को हम एक्सप्लेन करते हैं नोट नंबर 1, यानी नोट्स टू अकाउंट्स के नंबर 1 में। तो हमने नीचे नोट्स टू अकाउंट्स बनाया है बेटा, क्योंकि बैलेंस शीट छोटी सी बनती है यहाँ पर, क्योंकि हमने पूरी ओवरऑल बैलेंस शीट नहीं बनानी, वो हम यूनिट थर्ड यानी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देखेंगे। यहाँ पर तो बस हमें बैलेंस शीट बेटा शेयर के कंटेक्स्ट में बनानी है। तो हमने जस्ट कुछ स्पेस छोड़ के अपना नोट्स टू अकाउंट्स बनाया। सबसे पहला नोट टू अकाउंट बनेगा यहाँ पे शेयर कैपिटल का, क्योंकि हमें यही एक्सप्लेन करना है। फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम ऑथराइज शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, क्या क्वेश्चन में कहीं ऑथराइज शेयर कैपिटल दी है? कहीं नहीं दी। तो मैं यही मानूंगा मेरे बच्चे कि अगर ऑथराइज शेयर कैपिटल दी नहीं है, तो जो मेरा इशूड शेयर है ना, वही ऑथराइज रहा होगा। ऑथराइज का मतलब क्या होता है कि जो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है, जहां पर आप अपने शेयर को बोलते हैं ना कि पब्लिक के बीच में क्या कर सकते हो, इशू। तो जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट होती है उसी को ऑथराइज शेयर कैपिटल कहा जाता है। तो हम इशूड शेयर को ही ऑथराइज मान लेंगे यहाँ। तो 12,000 इक्विटी शेयर एट द रेट फेस वैल्यू कितनी थी शेयर की? टोटल फेस वैल्यू 10 ईच, तो ये हो गया 1,20,000। इसे डबल लाइन से क्लोज कर बस यहाँ पर प्रेजेंटेशन के तौर पे इसे दिखा देंगे। फिर इशूड शेयर कैपिटल, तो इशूड शेयर कैपिटल वही 12,000 ही है। इक्विटी शेयर टोटल फेस वैल्यू 10 ईच, और अपने मांगा भी 10 ही रुपए था। अगर आप 8 रुपए मांगते, 9 रुपए मांगते, बाकी आप लिखा रहता कि 2 रुपए नॉट येट मेड, 3 रुपए नॉट येट मेड, मतलब अगर किसी कॉल का पैसा अगर अभी आप नहीं मांग रहे होते, तो जैसे मान लो आपने 7 ही रुपए मांगे, तो आप लिख रहे होते 7 कॉल्ड। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। ठीक है, तब ऐसे लिख रहे होते, पर यहाँ पे तो आप सारे मांग रहे हो, तो आपने 10 ईच ही लिख दिया, बात खत्म। 12,000 इंटू 10 लिखोगे तो कितना आएगा? 1,20,000। इसे डबल लाइन से क्लोज कर देना, बात खत्म।
ऑथराइज्ड और इशूड बेटा सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए काम आती है, यहाँ पर सिर्फ हम इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। मेन होता है सब्सक्राइब, क्योंकि देखो तुम्हें मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कितनी दी, वो हमारा यहाँ पर पॉइंट नहीं है। जब हम शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में शो करते हैं, कंपनी ने कितने इशूड करे वो भी हमारा पॉइंट नहीं है, जनता ने कितने सब्सक्राइब करे वो पॉइंट है, क्योंकि जनता ने जितने सब्सक्राइब करे होंगे ना बेटा, उतना ही पैसा जनता ने कंपनी को भेजा होगा। तो यहाँ पर सब्सक्राइब शेयर कैपिटल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में देखो जनता ने सब्सक्राइब किया है, तो क्या पता जनता ने बोलते हैं ना सारा पैसा कंपनी को ना भेजा हो, इसलिए ना भेजा हो, क्या पता कंपनी ने सारे पैसे ना मांगे हो, या जनता में से कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं जिन्होंने खुद कंपनी को सारा पैसा ना दिया हो। तो देखो अगर कंपनी के पास शेयर के ऊपर सारा पैसा नहीं आता है ना, तो उस सिनारियो में वो होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। पर आप एक बार बताओ, यहाँ पर कंपनी बेटा शेयर इशू कर रही है, ठीक है, यहाँ ये बताया नहीं कि जनता कितना सब्सक्राइब कर रही है, तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि जितना इशूड किया है कंपनी ने, तो जनता ने भी उतना सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है। और यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि कोई कॉल इन एरर वगैरह हुआ है या कंपनी ने कम पैसे मांगे हो, कंपनी ने भी पूरे पैसे मांगे हैं, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर सब्सक्राइब डेट फुली पेड अप है, जनता ने शेयर सब्सक्राइब करे, सारे पैसे भेजे। कितने शेयर, 12,000 शेयर सब्सक्राइब करे हैं 10 ईच। सर 11 1 रुपए प्रीमियम भी, बेटा प्रीमियम ना शेयर के पैसे को रिप्रेजेंट नहीं करता, वो तो रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करते हैं ना नोट्स शो अकाउंट्स में, तो यहाँ पे प्रीमियम को हम इंक्लूड नहीं करते, प्रीमियम सेपरेट होता है बेटा। प्रीमियम ना कंपनी की इनकम होता है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। वो रिजर्व एंड सरप्लस का सेक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट लॉस होता है ना, वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम एक तरीके का प्रॉफिट ही है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, उसका काम यहाँ पर नहीं है जब हम शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करते हैं। शेयर कैपिटल में बस शेयर प्राइस आता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, 12,000 शेयर है और शेयर का फेस वैल्यू जनता ने कितना सब्सक्राइब किया है 10 ईच, तो ये हो जाएगा 1,20,000। इसी का टोटल किया जाएगा बेटा 1,20,000, और इसी अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा कहाँ, शेयर कैपिटल में 1,20,000। फिर बेटा हम रिजर्व एंड सरप्लस लिखेंगे, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है किस नाम से, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। अब ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से फायदा हुआ, बट ये जाएगा कहाँ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। तो यहाँ पर मेरे बच्चे 12,000 हमारे पास शेयर है और 1 रुपए का प्रीमियम था, तो 12,000। ठीक है, वैसे आप यहाँ से भी निकाल ही सकते थे, ये सिक्योरिटी प्रीमियम आपने यहाँ 12,000 लिखा है, डायरेक्ट भी 12,000 आप लिख सकते थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बोलिए क्या आपको टॉपिक समझ में आया? तो दिस इज योर ओवरऑल क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया ना? हाँ, पर एक क्वेश्चन और है जो कि देखिए आप, आपको अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, रिलायंस लिमिटेड है जिन्होंने इशू करे हैं 15,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच विद सिक्योरिटी प्रीमियम एट द रेट 30%। 15,000 शेयर पब्लिक के बीच में इशू किए जा रहे हैं, हर शेयर का ओरिजिनल वैल्यू जो फेस वैल्यू है वो है 10 ईच, बट कंपनी कह रही है हम 10 रुपए पे इशू नहीं करेंगे, हम 30% एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो अगर आप 10 रुपए का है ना, 30% किस पे लगेगा, फेस वैल्यू पे। अगर आप 10 रुपए का 30% लगाते हैं तो कितने रुपए आते हैं, 3 रुपए। यानी यहाँ पर कंपनी 3 रुपए का एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज कर रही है ना। कुछ नहीं बोला गया होगा तो अलॉटमेंट में होगा प्रीमियम, यानी अलॉटमेंट में हम मंगवाएंगे एक्स्ट्रा से प्रीमियम, और अगर उन्होंने बता रखा होगा कि भाई प्रीमियम यहाँ यहाँ है तो फिर उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम कॉल मनी करेंगे कुछ इस तरीके से, यानी फेस वैल्यू को कुछ इस तरीके से मंगाएंगे, कुछ पैसा एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल में। एप्लीकेशन में मंगाएंगे 5 रुपए, बट इसमें 1 रुपए का प्रीमियम है। ओ माई गॉड, यानी यहाँ पर कंपनी कह रही है कि एप्लीकेशन है 5 रुपए की, पर इसके अंदर तो 1 रुपए इंक्लूड है इसी के अंदर, किसका, प्रीमियम का। इट मीन्स कि शेयर का कितना रुपए है, 4 रुपए, और रेपुटेशन का कितना रुपए है, 1 रुपए। 4+1, 4+1, ठीक है। वैसे ही अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 5 रुपए की बेटा, बट इसके अंदर भी 1 रुपए का प्रीमियम है। तो कहने का मतलब है 4 रुपए शेयर का और 1 रुपए प्रीमियम का, 4+1, 4+1, 4+1, समझ में आया? हाँ। और फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 रुपए की, तो इंक्लूडिंग 1 रुपए का प्रीमियम। तो इसका मतलब इसमें 2 रुपए शेयर के हैं और 1 रुपए इसमें प्रीमियम का है, 2+1। इस तरीके से आप लेकर चलोगे। अब सोचो, एप्लीकेशन में बोलते हैं ना कि शेयर का कितने रुपए है, 4, क्योंकि 5 मत कहना, 1 रुपए प्रीमियम है, तो 4 रुपए शेयर का है। अलॉटमेंट में भी 4 रुपए शेयर का है, और फर्स्ट कॉल में ना शेयर का कितना है, सिर्फ 2 रुपए। तो अगर आप इसे प्लस करते हो ना तो 10 रुपए। पर अगर आप यहाँ पे 5 5 3 को प्लस करते हो ना तो ये 13 रुपए निकल कर आते हैं। तो सोचो
₹3 एक्स्ट्रा क्यों निकल कर आ रहा है? बिकॉज ऑफ प्रीमियम, क्योंकि आप एक एक रुपए का प्रीमियम एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे मांग रहे हो, और वो उन्हीं की बोलते हैं ना वैल्यू के अंदर इंक्लूड है, कॉल्स की वैल्यू के अंदर। तो अगर आपको शेयर का प्राइस ढूंढना है ना, तो आपको 5 में से ₹1 हटाना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा शेयर का जो प्राइस है फेस वैल्यू वो ₹4 है एप्लीकेशन में, और ₹1 किसका है? प्रीमियम का। सेम ऐसी अलॉटमेंट में भी है, फर्स्ट कॉल में भी आप करेंगे, ठीक है। चलो, समझ में आ गया ना? अगर कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के अपलोडेड होते साथ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। फिर इन्होंने कहा है कि ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, सारा पैसा मिला है, देयर इज नो कॉल इन एरियर, कोई कॉल इन एरियर नहीं हुआ, कोई कॉल इन एडवांस नहीं हुआ, जब जब कंपनी ने पैसा मांगा तब तब कंपनी को पैसा मिला है। जर्नल एंट्री प्रिपेयर करो और बैलेंस शीट यहाँ पर अपनी बनाओ। तो जर्नल एंट्री अगर हमें बेटा बोल देना कि प्रिपेयर करनी है, तो हमें जर्नल का फॉर्मेट बनाना होगा, वही डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट सेम फॉर्मेट बनेगा, सेम एंट्रीज लगेंगी एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल की। बस यहाँ पर ध्यान रखना, प्रीमियम एक जगह पे नहीं है, प्रीमियम कितनी जगह पे है? तीनों जगह पे। तो जब प्रीमियम की बारी आएगी ना, तो प्रीमियम हमेशा कहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा, कहाँ शो किया जाएगा? ड्यू में, मैंने बताया ना ड्यू में। और रिसीव में काम बस मनी रिसीव्ड करने का होता है। तो एप्लीकेशन हमारी जो है बेटा, बताइए वो ₹5 की है कि 4+1? सिर्फ 4+1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, देखो 4+1, ₹4 शेयर का है, ₹1 रेपुटेशन का है। तो यहाँ पर ना कंपनी सबसे पहले पैसा रिसीव करेगी। अच्छा, रिसीव में काम सिर्फ रिसीव करने का होता है, तो यहाँ पे ना बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिख दिया है ना। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्यों क्रेडिट है, ये अब आपको पता चल चुका है, क्योंकि हमने पैसा तो रिसीव कर लिया, पर अभी तक उन्हें ओनरशिप नहीं दी, क्योंकि फर्स्ट टाइम पैसा कंपनी रिसीव कर रही है, तो ओनरशिप ना नेक्स्ट स्लॉट यानी ड्यू में दी जाती है। तो इसलिए कंपनी ना यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को अपनी लायबिलिटी दिखाती है। अब देखो 15,000 शेयर पे, क्योंकि कंपनी ने 15,000 शेयर इशू करे थे, तो 15,000 शेयर पे कंपनी को कितने रुपए मिले? ₹5 मिले। कितने? 5। हाँ, ₹4 शेयर का है, ₹1 प्रीमियम का है, पर रिसीव में तो बस मनी रिसीव का काम होता है। तो हमें टोटल कितने रुपए मिला? ₹5 मिला। 15 5 जा 75। तो 75,000 का ना कंपनी के सर के ऊपर लायबिलिटी हो गया, कि कंपनी ने पैसा तो रिसीव कर लिया, पर अभी तक ओनरशिप दी नहीं है, ठीक है। और 75,000 ही कंपनी के बैंक अकाउंट में भी आ गए। बोलो, बात समझ में होगी? हाँ। अब इसके बाद ना सेकंड एंट्री एप्लीकेशन की ड्यू की होती है। तो इसी एप्लीकेशन के पैसे को, जिसको हमने लायबिलिटी दिखाया था, आज हम उस लायबिलिटी को कम करते हैं यानी डेबिट करते हैं। कितने से डेबिट करेंगे? 75,000 से। बट अब कंपनी क्या देगी? ओनरशिप देगी। तभी तो ये लायबिलिटी हम कम कर रहे हैं एप्लीकेशन की, क्योंकि ड्यू में आकर हम क्या दे रहे हैं? अब ओनरशिप। अब इन्हीं लोगों को जब ओनरशिप देंगे, तो कंपनी को अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की लायबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रेडिट किया। अब एक बार बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट किया जाएगा? ऑफ कोर्स सी बात है, जितना कंपनी ने शेयर इशू करा है। तो शेयर इशू कितने किए थे बताओ? 15,000। और शेयर का प्राइस कितना है? शेयर का प्राइस है ₹4। तो ओनरशिप ना उतने से ही दी जा सकती है जो शेयर की फेस वैल्यू होती है। तो एप्लीकेशन में शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? ₹4। इसलिए मैं कहता हूं कि ड्यू में ना आप इक्विटी शेयर कैपिटल को सॉल्व करना स्टार्ट करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो 15,000 इंटू 4 कितना होता है? 60,000 होता है। क्या आपको बात समझ में आई? हाँ। अब कंपनी एक बार बताओ, पैसा कितना ले चुकी थी एप्लीकेशन का? 75। पर ओनरशिप कितना दे रही है? एप्लीकेशन के बदले ओनरशिप कितना दे रही है? सिर्फ 60,000। तो वो 15,000 की ओनरशिप क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि जो ₹15,000 कंपनी के पास एक्स्ट्रा आया है ना, वो कंपनी की इनकम है, क्योंकि वो कंपनी के प्रीमियम का पैसा यानी रेपुटेशन का पैसा है। तो यहाँ पे कंपनी ना अपनी इनकम को क्या कर देगी? क्रेडिट कर देगी। किसके नाम से? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। तो 15,000 शेयर पे ₹1 कितना होता है बेटा? ₹15,000 होता है। वैसे तो ये बैलेंस निकल गया था, 75 में से 60 माइनस करोगे तो 15 ही आएगा, पर अगर आप सॉल्व करना चाहो तो 15,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 1 कर सकते हो। तो बोलो, बात समझ में आई? तो देखो, रिसीव में बस हमारा काम रिसीव करने का था, ₹5 हमने पूरे रिसीव किए। पर ड्यू में ना हम एलोबरेशन करते हैं, कि देखो हमने एप्लीकेशन का पैसा 75 मांगा था, ठीक है। उसमें से ₹4 की यानी 15,000 शेयर पे ₹4 की तो हमने ओनरशिप दी, तो लायबिलिटी इंक्रीज करी। और ₹1 का जो एक्स्ट्रा पैसा मांगा, वो किसका मांगा? प्रीमियम का मांगा। तो प्रीमियम हमेशा ड्यू में दिखाया जाता है, याद रखना। हमेशा हमेशा कहाँ दिखाया जाता है? ड्यू में दिखाया जाता है। कभी भी इस प्रीमियम को उठा के रिसीव में मत लिख देना, क्योंकि रिसीव में बस आपको मनी रिसीव्ड करना है। बस अगर आप थोड़ा ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं प्रीमियम वगैरह, तो उसको आप हमेशा ड्यू में ही एक्सप्लेन करेंगे। बोलो, बात समझ में आ गई? अब आ गए हम अलॉटमेंट में। बताइए बताइए बताइए, अलॉटमेंट कितने की है? 5 के। पर क्योंकि इसमें ₹1 प्रीमियम है, तो वी कॉल एज 4+1 अगेन, हम इसको 4+1 ही बोलेंगे। ₹4 शेयर का है, शेयर का फेस वैल्यू, और ₹1 रेपुटेशन का है।
बोलो क्या आपको बात समझ में आई? हाँ। अब बताओ अलॉटमेंट में पहले रिसीव होगी कि ड्यू? अरे सर कैसी बात कर दी, अब तो पता चल गया है कि अलॉटमेंट में ना ड्यू होती है पहले, क्योंकि अब कंपनी को पता है कि मेरे ओनर कौन है जिनसे मुझे पैसा मांगना है, ठीक है ना? तो यहाँ पर कंपनी अब सीधा कॉल करती है और कहती है मेरे प्यारे शेयर होल्डर किनका पैसा भेजो अलॉटमेंट का। अब कंपनी को पता है मेरे शेयर होल्डर मेरे ओनर तो पैसा भेज ही देंगे, तो ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। तो यहाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया जाता है। अमाउंट को अभी 2 मिनट के लिए ना आप इग्नोर कर दो, ठीक है? तो अलॉटमेंट को डेबिट करा जाता है। कंपनी कह रही है कि मेरे शेयर होल्डर इसलिए ये पैसा भेजेंगे अलॉटमेंट का क्योंकि मैं उनको यहाँ पर क्या दे रही हूँ, ओनरशिप। तो देखो ड्यू में ओनरशिप दी जाती है, पैसा भी मांगते हैं और यहीं ओनरशिप भी देते हैं। तो जब कंपनी ओनरशिप देगी ना तो कंपनी को अपनी लायबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी क्योंकि कैपिटल इंक्रीज हो रही है बिजनेस में, ठीक है? तो यहाँ पर देखो इक्विटी शेयर कैपिटल किस बात पे निर्भर करता है कि कंपनी कितने शेयर इशू कर रही है, 15,000। बताइए शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 4 रुपए। तो 4 रुपए के साथ ही तो ओनरशिप दी जाएगी ना, 5 रुपए के हिसाब से थोड़ी दी जाएगी, क्योंकि उसमें 1 रुपए तो प्रीमियम का है, रेपुटेशन का है। तो रेपुटेशन का जो पैसा है ना वो कंपनी का अपना परफॉर्मेंस का पैसा है, अपनी खुद की इज्जत का पैसा है, वो शेयर का पैसा नहीं है मेरे बच्चे। इसलिए यहाँ पर ओनरशिप ना सिर्फ फेस वैल्यू यानी अलॉटमेंट का जो फेस वैल्यू है शेयर का उसी के हिसाब से दी जाएगी, जो कि है 4 रुपए। 15,000 इंटू 4 करेंगे तो 60,000 रुपए से कंपनी क्या देगी, ओनरशिप देगी अपने शेयर होल्डर को। पर कंपनी कह रही है यहाँ तो हम 1 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं आपसे रेपुटेशन का, प्रीमियम का। तो 15,000 शेयर पे 1 रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा, तो वो कंपनी की इनकम होगा। तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को एज अ इनकम दिखाकर, क्या दिखाकर, एज अ इनकम दिखाकर ही क्या करा जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। 15,000 इंटू 1, 15,000। तो यहाँ कंपनी कह रही है 60,000 तो हम आपसे ओनरशिप के मांग रहे हैं जनता, ऐसा कंपनी बोलेगी, और 15,000 रुपए हम अपनी रेपुटेशन यानी प्रीमियम का मांग रहे हैं। तो आपको टोटल कितना भेजना है अलॉटमेंट में, 75। तो अलॉटमेंट का ना देखो अपने आप ही निकल गया, 15,000 ऐड करोगे तो 75 ही होगा। बाकी मेरे बच्चे अगर आप निकालना चाहो तो 15,000 इंटू 5 रुपए कर भी आप अलॉटमेंट का अमाउंट निकाल सकते हो। पर ये तो प्लस करके आ ही रहा है 60,000 एंड 15,000 को, तो अपना टाइम बचाओ, ठीक है? बैलेंसिंग फिगर हो गया है 75। अब रिसीव में काम आपका बस रिसीव करने का है, मनी रिसीव्ड करने का है। तो रिसीव्ड होगा तो कंपनी का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक एसेट होता है तो डेबिट होगा। और कंपनी कहेगी जिसको हम एसेट दिखा रहे थे ड्यू में अलॉटमेंट को, अब वही एसेट हमारा डेबिट से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 75 एंड 75, क्योंकि 75 ही मिलना था और 75 ही मिला है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 75 हो गया, बात खत्म, फिनिश। तो बोलो इजी है ना क्वेश्चन, टफ नहीं है ना? वैसा ही है जैसा पार में पढ़ा था बेटा प्रीवियस लेक्चर में, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया प्रीमियम। और ऐसे ही सेम बेटा फर्स्ट कॉल में भी है। हमारी फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी बताओ? हमारी फर्स्ट कॉल ना 3 रुपए की थी, इसमें ना 1 रुपए का प्रीमियम था। तो हम ना इसमें से क्या कर देंगे, इसको इस तरीके से बांट देंगे, 2 रुपए शेयर का और 1 रुपए प्रीमियम का। 2 रुपए फेस वैल्यू है शेयर का, ओरिजिनल प्राइस जो शेयर का पैसा है, और 1 रुपए कंपनी है रेपुटेशन के मांग रही है, तो 2+1 बोल देंगे इसे, ठीक है? जिससे कि हमें पता रहे कि शेयर का 2 रुपए और 1 रुपए प्रीमियम का है, ठीक है? अब यहाँ पर ना देखो नेक्स्ट जो एंट्री होगी फर्स्ट कॉल में वो किसकी होगी? तो देखो फर्स्ट कॉल में भी पहली एंट्री ड्यू की होती है और फिर रिसीव की होती है ना? तो सेम जैसे हमने अलॉटमेंट की एंट्री क्या पास करी थी, क्योंकि यहाँ पे भी प्रीमियम था और फर्स्ट कॉल में भी प्रीमियम है, तो सेम जैसे अलॉटमेंट की एंट्री है ना ड्यू की, वैसी फर्स्ट कॉल की भी होगी। बस जहां मैंने अलॉटमेंट लिखा है वहां मेरा फर्स्ट कॉल होगा, बाकी सारा सेम ही है, ठीक है? हाँ अमाउंट चेंज है, क्योंकि यहाँ पे आप 5 रुपए मंगा रहे थे, यहाँ पर आप 3 रुपए मंगा रहे हो, वो अलग बात है, पर एंट्री सेम ही है, ठीक है? चल तो यहाँ पर कंपनी ना सबसे पहले अपने शेयर होल्डर को बोलेगी ड्यू में कि मेरे प्यारे शेयर होल्डर किसका पैसा भेजो, फर्स्ट कॉल का पैसा भेजो। तो फर्स्ट कॉल को एसेट दिखाया जाएगा और डेबिट कर दिया जाएगा, ठीक है? अमाउंट को भी आप इग्नोर कर दीजिए, अमाउंट अभी हम देख लेंगे। और मेरे बच्चे क्योंकि हम पैसा मांग रहे हैं अपने शेयर होल्डर से फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल को तो एसेट दिखाया, पर यहीं पे हम इन्हें ना ओनरशिप भी देंगे। तो जैसे ही ओनरशिप देंगे तो कंपनी को अपनी लायबिलिटी यानी कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो जब लायबिलिटी बढ़ती है बेटा तो क्रेडिट होता है, ठीक है? पर जो हम ओनरशिप देंगे, है ना, वो कंपनी कितने से देगी, डिपेंड करता है शेयर कितने इशू करे थे, 15,000। और फर्स्ट कॉल में शेयर का प्राइस कितना था, सिर्फ 2 रुपए। तो 15,000 इंटू 2 कितना होता है बेटा,
30,000 कितना होता है 30,000। ठीक है, तो 30,000 रुपए से हमने ओनरशिप दी। पर क्या कंपनी यहाँ सिर्फ 2 रुपए शेयर का ही मांग रही है कि 1 रुपए प्रीमियम का भी मांग रही है? सर यहाँ पे 1 रुपए प्रीमियम यानी रेपुटेशन का भी मांगा जा रहा है। तो 15,000 शेयर पे कंपनी 1 रुपए अपने रेपुटेशन के मांग रही है, तो वो कंपनी की ना अपनी इनकम हो जाएगी। और इनकम के बैलेंसेस भी क्या होते हैं बेटा, क्रेडिट होते हैं। तो कंपनी कह रही है 30,000, देखो मेरे प्यारे शेयर होल्डर, आपको 30,000 तो ओनरशिप के भेजने हैं और 15,000 रुपए आपको प्रीमियम के भेजने हैं, यानी हमारी रेपुटेशन के भेजने हैं। तो टोटल आपको फर्स्ट कॉल में कितने भेजने हैं, 45, है ना? तो देखो 30 प्लस 15,000 ऐड करोगे तो 45 आता है। बाकी अगर आप निकालना चाहो तो 15,000 इंटू 3 करके भी निकाल सकते हो, पर इतना करो क्यों, क्योंकि ये तो बैलेंसिंग फिगर आ गई ना आपकी। 30,000 15,000 जोड़ोगे तो 45 आ गया। ठीक है, और उसके बाद बेटा रिसीव में ना आप अपना पैसा रिसीव कर लोगे। तो जब आप फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव करोगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, और किसका पैसा आएगा बेटा, फर्स्ट कॉल का। तो जो फर्स्ट कॉल पहले एसेट था, डेबिट था, अब वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट कॉल का एसेट रिड्यूस हो रहा है और उसकी जगह पे आपका बैंक बढ़ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना आना है बताओ, फर्स्ट कॉल में 45, तो 45,000 आ गया। बोलो क्लियर है ना? मतलब आसान है, बहुत डुएबल क्वेश्चंस है, पेपर में आते हैं तो आपको यहाँ पर कोई डिफिकल्टी तो नहीं होनी चाहिए। मेन है पार, पार समझ में आ गया। देखो पार ही की तो एंट्री है, बस एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम। और सिक्योरिटी प्रीमियम को शो कहाँ करते हैं हम, ड्यू की एंट्री में ही करते हैं। बस रिसीव के टाइम पे हमें बस पैसा रिसीव करना होता है। और सिक्योरिटी प्रीमियम के केसेस में बेटा हमें ना अमाउंट थोड़ा ज्यादा रिसीव होता है, बस दैट्स इट। इतना ही है, बाकी और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलो अगर अब हमें बैलेंस शीट बनानी हो तो सेम हमारी कंपनी का नाम क्या है बेटा, रिलायंस लिमिटेड। तो टॉप पे वही रिलायंस लिमिटेड लिखेंगे, शेड्यूल थर्ड पार्ट फर्स्ट वही आपको लिखना है, बैलेंस शीट एज ऑन एक्सट्रैक्ट, ये सब फॉर्मेट वगैरह सब सेम ही रहेगा। पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आपका मेन लाइबिलिटी का हेडिंग रहता है। इसके अंदर पहली लाइबिलिटी आती है शेयर होल्डर फंड, जिसके अंदर आप लिखते हो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें मेरे बच्चे हम शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हम पहले नोट नंबर प्रिपेयर करते हैं शेयर कैपिटल का, जिसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट, जिसमें हम वही वंस अगेन सबसे पहले शो करते हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल। क्या यहाँ ऑथराइज शेयर कैपिटल दी है, नहीं, यहाँ तो हमें इशूड शेयर दिए हैं। तो जो इशूड शेयर है ना वही हमारे ऑथराइज हो जाएंगे, 15,000 इक्विटी शेयर। और कितने रुपए के फेस वैल्यू के साथ नहीं है, 10 एच। वैसे कंपनी 3 रुपए प्रीमियम मंगा रही है, पर मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये बात बोली थी बेटा कि प्रीमियम को ना हम कभी भी शेयर का पार्ट नहीं मानते, वो तो हमारी रेपुटेशन का पैसा है, वो इसलिए एक्स्ट्रा मांगा गया। मानता हूं कि वो शेयर इशू के टाइम पे मांगा गया, बट वो रेपुटेशन का पैसा है, कंपनी की इज्जत का पैसा है वो, इसलिए कंपनी ज्यादा चार्ज कर रही है। पर मेरे बच्चे जो शेयर का प्राइस है ना वही शेयर कैपिटल में यानी नोट्स टू अकाउंट्स में शो होता है। तो 15,000 इक्विटी शेयर पे फेस वैल्यू कितनी है, 10 ईच। तो 1,50,000 से यहाँ पर हम अपनी ऑथराइज कैपिटल को क्लोज कर देंगे। ओके, ऑथराइज कैपिटल को क्लोज कर देंगे। इसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, सेम इशूड शेयर कैपिटल हमारा 15,000 ही है। तो 15,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹10 ईच, क्योंकि फेस वैल्यू 10 ईच है। तो सेम ये 1,50,000 आएगा, इसको डबल लाइन से टोटल कर देंगे। और इसके बाद आएगा आप सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, और ये सबसे मेन होता है। अच्छा पूरा क्वेश्चन देखकर बताओ मुझे, ये पूरा क्वेश्चन है आपके पास, क्या किसी ने भी पैसे देने से मना किया, किसी भी शेयर होल्डर ने? क्वेश्चन ने क्या रखा था, कोई कॉल इन एरियर और कोई कॉल इन एडवांस नहीं है। अगर मैं ये लाइन ना भी लिखूं ना बेटा, तो भी हम पूरे क्वेश्चन को देखकर यही समझ रहे हैं कि किसी ने भी पैसे देने से मना नहीं किया, और कंपनी ने भी पूरी फेस वैल्यू मंगाई है, मतलब पूरा पैसा मांगा है ना। 5 5 10 3 13 13 रुपए मांगे, जिसमें 3 रुपए प्रीमियम के और 10 रुपए फेस वैल्यू के हैं, तो पूरी फेस वैल्यू मांगी है। तो यानी यहाँ पर जनता ने अ, उतने ही शेयर सब्सक्राइब्ड करे होंगे, क्योंकि सब्सक्राइब्ड के बारे में यहाँ जानकारी नहीं दी क्वेश्चन में, तो एज्यूम करेंगे जितने इशूड करे उतने ही जनता ने सब्सक्राइब करे, और सारे पैसे भेजे जनता ने, जितनी फेस वैल्यू थी शेयर की वो भेजी। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम भी, बट प्रीमियम प्रॉफिट होता है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा, उसका काम यहाँ नहीं होगा। तो यहाँ पर फेस वैल्यू पूरा भेजा है जनता ने, तो 15,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1,50,000। इसी को बेटा टोटल करेंगे डबल लाइन से, इसके अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में 1,50,000, और जब शेयर कैपिटल शो करेंगे तो यहाँ लिख देंगे 1,50,000। अब बात करें बेटा रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हमें फायदा हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम का, जो कि जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, जो कि इस तरीके से है कि 15,000 तो हमारे पास है शेयर, और हर शेयर पे हम 3 रुपए एक्स्ट्रा यानी अपने रेपुटेशन के चार्ज कर रहे हैं, 3 रुपए ज्यादा मांग रहे हैं। तो याद रखो टोटल हमने कितना एक्स्ट्रा मांगा, 45,000। ठीक है, कितना मांगा, 45। तो ये कंपनी की इनकम हो गई, यानी प्रॉफिट हो गया। बाकी आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। एप्लीकेशन में आपने ड्यू में दिखाया था कि प्रीमियम कितना मांग रहे हो, 15। अलॉटमेंट के ड्यू में आपने दिखाया था कि प्रीमियम कितने मांग रहे हो, 15।
फिर फर्स्ट कॉल में भी ड्यू में दिखाया था कि कितना प्रीमियम मांग रहे हो, 15, तो तीनों को ऐड कर दो तो 45 ही होता है। तो आप यहाँ से भी कॉपी कर डायरेक्ट 45 लिख सकते थे। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ। तो ये देखो हमारा ना पॉइंट खत्म हो गया इंस्टॉलमेंट एंड प्रीमियम का। आपको घर में जाकर ना इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से, क्योंकि प्रीमियम आ जाता है। तो पहले क्वेश्चन में देखा था प्रीमियम सिर्फ कहाँ था, अलॉटमेंट में। दूसरे क्वेश्चन में देखा था कि प्रीमियम इन्होंने हर जगह दिया। अब फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, प्रीमियम कहीं भी हो, चाहे एप्लीकेशन में हो, चाहे अलॉटमेंट में हो, चाहे फर्स्ट कॉल में हो, हमें बस हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने ना यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन दिया था जहां पर मैंने हर कॉल में प्रीमियम रख दिया। ठीक है, जिसकी अगर कभी मान लो कि कोई क्वेश्चन ऐसा आपके सामने आ गया जहां पर सिर्फ एप्लीकेशन में ही प्रीमियम है, या फर्स्ट कॉल में ही प्रीमियम है, या अलॉटमेंट में ही प्रीमियम है, तो आप कैसे कर सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पर हर कॉल में प्रीमियम रख दिया, जिसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मेरे बच्चे ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, और इससे आपके कंसेप्ट आई होप सो कि आपके बहुत अच्छे हो गए। ठीक है, चलो इसके बाद देखो हमारा ना इशू ऑफ शेयर इन कैश में इंस्टॉलमेंट वाला पोर्शन ना कंप्लीट होता है, क्योंकि हमने पार भी पढ़ लिया और प्रीमियम भी पढ़ लिया। अब आते हैं हम जरा लमसम में, और लमसम में पढ़ते हैं पार और प्रीमियम। और लमसम ना बेटा बहुत 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 इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर ना जो फेस वैल्यू होते हैं ना उसके टुकड़े करे ही नहीं जाते हैं। सिंगल शॉट में लमसम एक ही कॉल में पैसा मंगाया जाता है, जिस कॉल का नाम होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इंस्टॉलमेंट में तो बेटा एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल अलग अलग होती है। यह मान लो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ भी है तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अलग हो जाती है, जिसकी वजह से ये इंस्टॉलमेंट बनता है। पर लमसम में तो मेरे बच्चे सारी कॉल का पैसा एक ही शॉट में आता है। तो यहाँ पर ना आपको बार बार बोलते हैं ना, जैसे एप्लीकेशन में 2 एंट्रीज पास करनी है, फिर अलॉटमेंट में, फिर फर्स्ट कॉल में, जैसे फर्स्ट कॉल तक एंट्री है तो 6 एंट्री आपको पास करनी है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही कॉल होती है तो बस 2 ही एंट्री पास करनी है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट की पहले रिसीव और फिर ड्यू और क्वेश्चन खत्म। क्योंकि पहली कॉल है, पहली कॉल ही एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, तो आपको तो पता है एप्लीकेशन में सबसे पहले एंट्री किसकी होती है, रिसीव की, और फिर होती है ड्यू की, और इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो पार और प्रीमियम के लमसम के केस ना बेटा बहुत ईजी हैं, बस आप देख लो। इसलिए मैंने पहले ये नहीं पढ़ाया, पहले मैंने इंस्टॉलमेंट पढ़ाया आपको, जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर लमसम आपको बहुत आसान दिखाई दे। तो देखो ये लमसम ना पार का केस है, ठीक है, लमसम एट पार का केस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि XYZ लिमिटेड ने इशूड करे 5,000 शेयर। कितने शेयर इशू करें? 5,000 शेयर। 100 ईच वाले, मतलब हर एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि हम कॉल कर देंगे एंटायर मनी इन लमसम, यानी सिंगल शॉट, ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड। सारा पैसा कंपनी को मिला है, आपको जनरल एंट्री पास करनी है, प्रिपेयर करनी है बैलेंस शीट। हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो जनरल प्रिपेयर करी, वही डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले एंट्री यहाँ पर किसकी लगेगी? एक ही कॉल की, जिसे बोला जाता है यहाँ पर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्योंकि कंपनी यही रिक्वेस्ट कर रही है जनता से कि आप हमारे शेयर पे पैसा लगाइए, और यही ओनरशिप दे रही है। इंस्टॉलमेंट में तो क्या होता है कि रिक्वेस्ट करने का प्रोसीजर एप्लीकेशन में होता है, फिर रियलिटी में जो ओनरशिप दी जाती है, अकाउंटिंग में तो हर कॉल में देते हैं, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, पर रियलिटी में फिर हम ओनरशिप कहाँ देते हैं? प्रैक्टिकली सर्टिफिकेट जो देते हैं अलॉटमेंट में, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल वगैरह मंगाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, अलग अलग कॉल्स हो सकती हैं इंस्टॉलमेंट में, पर यहाँ लमसम में तो मेरे बच्चे एक ही कॉल होती है, ठीक है। तो ये आसान हो जाता है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट सारा का सारा 100 रुपए, क्योंकि पार है तो कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मंगा रहे हो, जितना फेस वैल्यू है बस उतना ही मांग रहे हो, है ना। तो ये तो और भी सिंपल हो गया, ठीक है। पहली एंट्री किसकी होगी? रिसीव की। तो यहाँ पर रिसीव की एंट्री क्या होगी? देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, है ना। सेम वही एप्लीकेशन, बस आगे अलॉटमेंट लग जाएगा, क्योंकि सिंगल शॉट में पैसा मंगाया जा रहा है। तो यही एप्लीकेशन, यही अलॉटमेंट, ठीक है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्यों क्रेडिट किया? क्योंकि कंपनी की लाइबिलिटी है, पैसा ले लिया बट अभी तक ओनरशिप दी नहीं है। तो 5,000 शेयर पे कितने रुपए लिए कंपनी ने? 100 रुपए, तो ये हो गया 5 लाख। तो 5 लाख को लाइबिलिटी दिखाया, पर कंपनी के बैंक अकाउंट में भी कितने आ गए? 5 लाख। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये नरेशन हो गई। फिर इसके बाद कंपनी ना इसी पैसे को ड्यू करेगी, मतलब एज्यूम करेगी कि हाँ मैंने इन्हीं पब्लिक, इन्हीं शेयर होल्डर से पैसा मांगा था, जिन जिन लोगों ने मुझे एप्लीकेशन अलॉटमेंट में पैसा दिया है, इन्हीं से पैसा मांगा था, तो अब इनको ड्यू कराया जाता है। याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो पहली कॉल होती है ना, उसमें हम पहले ड्यू नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें खुद नहीं पता होता कि हमें पैसा मांगना किससे। हमें जनता एट लार्ज दिख रही होती है, बट हमें ये नहीं दिखता कि
स्पेसिफिकली कौन पैसा लगाएगा, इसलिए पहले रिसीव और ड्यू। और क्योंकि यहाँ होती है कॉल है लमसम में, तो यहाँ पे पहले रिसीव होता है और फिर ड्यू। तो ड्यू में क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को, जिसको हमने पहले लायबिलिटी दिखाया था ना, तो इसी लायबिलिटी को अब हम रिड्यूस करते हैं, डेबिट करते हैं, और इसकी जगह पे हम जनता को ना ओनर से प्रोवाइड कर देते हैं, यानी ओनर बना देते हैं अपनी कंपनी में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे और इसकी जगह पे जनता को ओनर बना देंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके। तो एक बार बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल को अगर आप सॉल्व करते हो, वैसे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट में कितना आएगा, जितना आपने पहले क्रेडिट किया था उतना ही डेबिट हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में। पर जब आप इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे, ओनरशिप दोगे, है ना, बिजनेस के लिए लायबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये इस बात पे निर्भर होता है कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, 5,000, कितने रुपए की है फेस वैल्यू, 100 रुपए की, तो 5,000 इंटू 100 करते हो 5 लाख ही आता है। ठीक है, नरेशन हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद मेरे बच्चे बैलेंस शीट बनाएंगे लमसम की, तो और भी आसान है बेटा। XYZ कंपनी का नाम है, तो XYZ लिमिटेड लिख देंगे, शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013, बैलेंस शीट लिखेंगे, उसके बाद एज ऑन लिखेंगे, एक्सट्रैक्ट लिखेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। सबसे पहले लायबिलिटी आएगी कौन सी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्योंकि ये वर्टिकल बैलेंस शीट्स होती हैं, तो सबसे पहले हम लायबिलिटीज को एक्सप्लेन करते हैं, देन एसेट्स को। तो हमने सबसे पहले लिख दिया इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें सबसे पहले लायबिलिटी आती है शेयर होल्डर फंड, बस आपको शेयर होल्डर फंड तक ही जाना है। उसके बाद ना बेटा नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज भी आती है, बट वो अभी हमारा सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, हमें उसके ऊपर अभी चर्चा नहीं करनी है। वो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब यूनिट 3 आएगी वहां डिस्कस करेंगे। तो शेयर कैपिटल में मेरे बच्चे हम नोट नंबर बनाएंगे, यानी नोट टू अकाउंट बनाएंगे। इसमें सबसे पहले नोट नंबर एक्सप्लेन करेंगे। शेयर कैपिटल वही ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब चलेगा बेटा। यहाँ पर स्टार्टिंग ही कहाँ से हुई थी, इशूड से, ऑथराइज्ड बताया ही नहीं है, तो जितनी इशूड है ना उतनी ही ऑथराइज्ड मान लेंगे। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट कि कंपनी कितने शेयर जनता के बीच में मैक्सिमम इशू कर सकती है, उसे 5,000 ही मान लेंगे। 5,000 इक्विटी शेयर इंटू 100 ईच, 5 लाख आ जाएगा। इसे डबल लाइन से क्लोज कर देंगे, बस बात खत्म। फिर उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल, ये भी सेम 5,000 से ही है, इसको 100 ईच करेंगे बेटा, ये भी 5 लाख ही आएगा रुपीज में, और इसको भी डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। मेन क्या है, सब्सक्राइब, जनता ने कितना सब्सक्राइब करा। क्वेश्चन में देखकर कहीं भी नहीं दिख रहा है बेटा कि जनता ने कितना सब्सक्राइब करा, तो एज्यूम करेंगे कंपनी ने जितने शेयर इशूड करे जनता ने उतने ही सब्सक्राइब करे। तो यहाँ पर बेटा क्योंकि किसी ने बोलते ना कि पैसे देने से मना नहीं किया, और कर भी नहीं सकता था, क्योंकि एक ही कॉल है, जो कंपनी को पैसा देगा वो ओनर बनेगा, जो नहीं देगा कंपनी को भी उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखो जनता ने सारा पैसा भेजा है, तो ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है। 5,000 शेयर पे जनता ने 100 रुपए भेजे, यानी 5 लाख भेजे हैं। इसी का बेटा टोटल करा जाएगा 5 लाख रुपए, और इसी को भेज दिया जाएगा शेयर कैपिटल में। क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ आएगा सर, यहाँ प्रीमियम वगैरह तो कुछ है नहीं, कोई इनकम तो है नहीं, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, तो डैश हो गया। बोलो बात समझ में आ गई। हाँ, तो इजी था ना क्वेश्चन। अब बताओ इसी से मिलता जुलता अगर मैं क्वेश्चन दूं तो कर सकते हो। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको करना है। अब जैसे देखो नैनो लिमिटेड कंपनी है, उनकी ऑथराइज शेयर दे रखी है, याद रखना कैपिटल नहीं है, कैपिटल होती है ना तो रुपीज में होती है। फिर अगर हमें उसे नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड करना है, तो उसी की फेस वैल्यू से उसे डिवाइड कर देते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल जो दी है, मान लो अगर ये 30,000 होता, मान लो 2 मिनट, रुपीज 30,000 होता, तो ये ऑथराइज शेयर नहीं, ऑथराइज शेयर कैपिटल होता। और अगर मुझे नंबर ऑफ शेयर निकालने होते ना, तो मैं 30,000 रुपए की ऑथराइज शेयर कैपिटल को इसी की फेस वैल्यू से डिवाइड कर देता, तो मेरे पास ऑथराइज शेयर निकल कर आ जाते। पर ये ना खुद ऑथराइज शेयर इन्होंने दे रखे, 30,000 ऑथराइज शेयर है, ये ऑथराइज शेयर कैपिटल नहीं, ये खुद एक ऑथराइज शेयर है 30,000। तो याद रखना, जब ऑथराइज शेयर कैपिटल में होती है तो वो रुपीज में होती है, बट अगर ऑथराइज सिर्फ शेयर है तो वो सिर्फ यूनिट्स में होते हैं, तो ये यूनिट्स में देखो 30,000 है, और हर शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 10 ईच। पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया हम सिर्फ 25,000 शेयर ही इशू करेंगे। एंटायर मनी, सारा का सारा पैसा लमसम यानी वन कॉल यानी सिंगल शॉट में मंगाया जा रहा है, सारा पैसा रिसीव्ड हुआ है, जनरल एंट्री और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो सेम यही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर मैंने आपको ऑथराइज दी है। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितने से दिखाओगे, 30,000 से। इशूड कितने से दिखाओगे, 25 से। और सब्सक्राइब्ड के बारे में बताया नहीं, तो सब्सक्राइब्ड भी कितने से आएगी, 25 से। बस यही अंतर है, बाकी तो सब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एंट्री आपकी जो लगेगी वो 25,000 से लगेगी, क्योंकि कंपनी ने शेयर इशू कितने करे हैं, 25, और जनता ने कितने सब्सक्राइब करे वो वैसे मेन होता है, उसी से एंट्री लगती है। पर यहाँ पर बताया नहीं है, तो जितने इशूड उतने ही सब्सक्राइब। तो मेन एंट्रीज जो लगेगी एप्लीकेशन अलॉटमेंट की यहाँ पर एक सिंगल कॉल की, वो 25,000 से लगेगी, ना कि 30,000 से, क्योंकि कंपनी ने शेयर इशूड कितने करे हैं, 25,000 करे हैं। ठीक है, बोलो कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका है, ये आपको करना है। ठीक है, चलो अब इसके बाद आते हैं लमसम एट प्रीमियम।
इसको भी देख लो। तो हमने लमसम एट पार भी देख लिया है, एक क्वेश्चन मैंने कराया और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, वो आपको करना है। अब मैं आ गया एट प्रीमियम पे, ठीक है। तो प्रीमियम पे अगर हम बात करें सैमसंग की, तो देखो एक लाल कंपनी लिमिटेड है जिन्होंने इशूड करे हैं 80,000 शेयर। तो इशूड से स्टार्ट हुआ है, ऑथराइज नहीं दिया, तो इशूड, तो जो इशूड होगी ना उसे ही फिर हम ऑथराइज मान लेंगे, बिकॉज वी हैव नो चॉइस। और हर एक शेयर हमारा 100 ईच का है, बट कंपनी ने कहा मैं तो 10% प्रीमियम पे अपने शेयर इशू करूंगी। तो ये 10% किस पे लगेगा, 100 पे। तो अगर आप 100 रुपए का 10% निकालते हो मेरे बच्चे, तो ये कितना निकल कर आएगा आपका, 10 रुपये निकल कर आएगा, है ना। यानी यहाँ पर कंपनी 10 रुपए का प्रीमियम चार्ज कर रही है, यानी 10 रुपए ज्यादा मंगा रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू कॉल मनी इन लमसम, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया हम सारा पैसा लमसम में मांगेंगे। जनरल एंट्री प्रिपेयर करो और बैलेंस शीट बनाओ, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो देखो हमने जनरल प्रिपेयर कर ली, फॉर्मेट सबको पता है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले यहाँ पर एक ही एंट्री लगेगी, एक ही कॉल, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सारा पैसा एक ही कॉल में आएगा जो कि है 100 रुपीज, है ना। 100 रुपीज की कॉल हो रही है, एक कॉल हो रही है। कंपनी ने फेस वैल्यू को यहाँ पर तोड़ा नहीं है, इंस्टॉलमेंट में नहीं मंगाया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर किसकी एंट्री होगी, सर पहली कॉल है, पहली बार कंपनी पैसा मंगा रही है, तो पहले रिसीव की एंट्री होती है। तो रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, है ना। और यहाँ पर बताइए कंपनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्यों क्रेडिट कर रही है। सर कितनी बार पूछोगे, बता दो ना बेटा, सर क्योंकि ये लायबिलिटी है, पैसा तो रिसीव कर दिया पर अभी तक इन्हें ओनरशिप दी नहीं है, तो इसलिए लायबिलिटी है, इसलिए क्रेडिट है। अच्छा, अमाउंट निर्भर करता है कि कंपनी ने कितने शेयर इशू करे, 80,000। और कंपनी को पैसा कितना रिसीव होगा, तो देखो 100 रुपए ना, यहाँ पर थोड़ा ठीक कर देना, 100 रुपए तो फेस वैल्यू के है, पर कंपनी यहाँ 10 रुपए प्रीमियम का भी मांग रही। तो टोटल कितना रिसीव होगा कंपनी को, 110, क्योंकि कंपनी को रिसीव में बस मनी रिसीव से लेना देना होता है। तो पैसा कितना रिसीव होगा, 110। 80,000 को मल्टीप्लाई कराएंगे 110 से, तो ये कितना आएगा, 88 लाख। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने 88 लाख रुपीज रिसीव करे हैं जनता से, ठीक है। तो कंपनी के लिए लायबिलिटी होगी 88 लाख से, और कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे भी कितने आ गए, 88 लाख। फिर सेकंड एंट्री में कंपनी ड्यू करेगी बेटा, और ड्यू में कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पैसे को, जिसको पहले रिसीव में लायबिलिटी दिखाया था, क्रेडिट किया था, अब उसको डेबिट करेंगे। कंपनी अपनी लायबिलिटी रिड्यूस करेगी, क्योंकि कंपनी कहेगी कि इसके बदले में दे रही हूँ ओनरशिप, है ना। तो ओनरशिप देगी कंपनी यहाँ पर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को क्या करा जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस के लिए अब लायबिलिटी होगा। एक लायबिलिटी आपकी खत्म हुई है, बट इसकी जगह पे नई लायबिलिटी अराइज होगी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल करके। और 80,000 शेयर पे मेरे बच्चे, 80,000 शेयर पे कितने रुपए की ओनरशिप दे सकते हैं, जो शेयर का फेस वैल्यू हो। तो शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपए। तो 80,000 इंटू 100 रुपए के साथ ही हम ओनरशिप दे सकते हैं, 110 नहीं, क्योंकि 10 रुपए फिर उसमें हमारी रेपुटेशन के भी हैं। तो हम सिर्फ 100 रुपए से ही ओनरशिप दे सकते हैं, जो कि आएगा 80 लाख। तो ये ओनरशिप दे दी, ठीक है। पर कंपनी कह रही है यहाँ तो हम 10 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, प्रीमियम भी मांग रहे हैं, तो यहाँ प्रीमियम भी आ जाएगा। देखो अब जो पार वाला क्वेश्चन था, देखो ना पार वाला क्वेश्चन सेम एंट्री है, एंट्री अमाउंट छोड़ दो, एंट्री सेम है, बस यहाँ पर क्या ऐड होता है प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये पार का क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ प्रीमियम नहीं था, और आपको 100 रुपए से ज्यादा रुपए नहीं रिसीव हो रहे थे, जितने थे उतने ही रिसीव हो रहे थे, और यहाँ कोई प्रीमियम नहीं दिखा रहे थे। बट यहाँ पे प्रीमियम के केस में आपको पैसे भी ज्यादा मिले 100 रुपए से, रिसीव भी ज्यादा हुई, और जब आप ड्यू में एक्सप्लेन करते हो तो प्रीमियम को 100 भी करते हो ड्यू में, ठीक है। तो यहाँ पर 80,000 शेयर पे 10 रुपए हमें ज्यादा मिल रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी की क्या हो जाएगी, इनकम, एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो यहाँ पे ना सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया गया, क्या कर दिया गया, क्रेडिट कर दिया गया। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आई, हाँ। तो बस ये आपकी एंट्री हो गई है, बाकी तो नरेशन आप कर सकते हो। रिसीव की नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव। और ड्यू की एंट्री क्या हो जाएगी, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ सिक्योरिटी प्रीमियम एट द रेट ₹10 ईच, ठीक है। अगर आप बैलेंस शीट बनाना चाहते हो, तो लाल कंपनी लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है। सबसे पहले कंपनी का नाम, शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, बैलेंस शीट एज ऑन ब्रैकेट में एक्सट्रैक्ट, क्योंकि हम ये पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, एक छोटा सा पार्ट बना रहे हैं। पर्टिकुलर नोट नंबर और अमाउंट, यहाँ पे सबसे पहले हम किसको शो करेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज को, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा हमारा शेयर होल्डर फंड, जिसमें हम सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल के नोट्स टू अकाउंट्स को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हम सबसे पहले शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ऑथराइज शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर ना जो इशूड है ना, उसी को ही ऑथराइज मान लेंगे, क्योंकि ऑथराइज अलग से दी नहीं है। तो ऑथराइज 80,000 शेयर इक्विटी शेयर, ठीक है। और कितने रुपए की फेस वैल्यू के साथ है, 100 ईच।
वो 10 रुपये प्रीमियम, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ नहीं लिखते हम जब शेयर कैपिटल को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल में सिर्फ शेयर का फेस वैल्यू ही आता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता। तो 100 ईच, ठीक है, तो ये हो गया 80 lakhs, डबल लाइन से इसको क्लोज कर देंगे। फिर आएगा इशूड शेयर कैपिटल, 80,000 इक्विटी शेयर आप इशू कर रहे हो, 100 ईच वाले, वही वंस अगेन 80 लाख आएगा। इसको भी आप डबल लाइन से यहाँ पर क्लोज कर दोगे, ये कहीं नहीं जाने वाला, बस ये प्रेजेंटेशन के तौर पर आएगा। मेन है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। पूरा क्वेश्चन हमने देखा, सिंगल शॉट में पैसा मांग रहे हैं, जनता सारा का सारा पैसा दे रही है, तो ये आएगा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के अंदर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप हेडिंग के थ्रू आएगा। और 80,000 शेयर पे जनता ने कितने रुपए दिए, पूरे 100 रुपए दिए, यानी 80 lakhs दिए, ठीक है। इसी को टोटल किया जाएगा बेटा 80 lakhs को, और इसी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद, क्योंकि कंपनी को 10 रुपए ज्यादा भी रिसीव हो रहे थे, तो वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है, वो किसका पार्ट है, प्रॉफिट का, तो वो जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम बेटा हमें रिसीव हो रहा था, तो वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। 80,000 शेयर में बेटा हमें 10 रुपए का प्रीमियम मिल रहा था, तो ये हो गया 8 लाख रुपीज। तो बस हम इस तरीके से इसको शो करते हैं यहाँ पे। हालांकि सिक्योरिटी प्रीमियम का आप एंट्री से भी अमाउंट उठा सकते थे और डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते थे। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? है ना इजी? सर बहुत इजी है। इसके बाद ये एक सेकंड क्वेश्चन है, ये भी लमसम एट प्रीमियम का है, ये आपका होमवर्क रहने वाला है, आप इसे करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। बोलो, बात समझ में आ गई? हाँ। अब इसके साथ में देखो मेरे टॉपिक्स ना खत्म हो जाते हैं। इंस्टॉलमेंट भी मैंने आपको कवर करा दिया एट पार प्रीमियम, और लमसम भी मैंने कवर करा लिया एट पार प्रीमियम। तो अब घर में जाके बस आपको ना इनकी बार बार क्या करनी है, प्रैक्टिस। पर ना यहाँ पर एक कंसेप्ट है बेटा, जो ना आपके एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, कि जो हमें ना प्रीमियम का पैसा रिसीव होता है ना, जो हमें प्रीमियम का पैसा रिसीव होता है, उस अमाउंट का हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, कंपनी का वो प्रॉफिट है। क्या कंपनी उसे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपनी डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग कहीं भी यूज कर सकती है? द आंसर इज नो बेटा। हमारा जो कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 होता है, वो हमें ये अलाउ करता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को आप बस ना इन कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ही यूज कर सकते हो। जैसे पहला, इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर टू द मेंबर, ठीक है ना, यानी प्रोवाइड फ्री शेयर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। होता क्या है बेटा कि अगर कंपनी बीच में मान लो प्रॉफिट अर्न करती है अच्छा खासा, तो कंपनी ना कभी कभी स्कीम लॉन्च करती है कि जिनके पास हमारी कंपनी के एक शेयर हैं, तो हम उन्हें ना एक शेयर मुफ्त में देंगे, है ना। यानी कंपनी का अगर आपके पास एक शेयर है, तो एक के बदले एक शेयर मुफ्त दिया जाएगा। अगर आपके पास कंपनी के दो शेयर हैं, तो दो शेयर के बदले कंपनी आपको एक शेयर मुफ्त देगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास कंपनी के दो शेयर हैं, तो कंपनी आपको सॉरी कंपनी के पास अगर आपका एक शेयर है, तो कंपनी आपको दो शेयर मुफ्त में देगी। तो इससे क्या होता है ना कि बेटा कंपनी अगर मान लो कि अपने शेयर होल्डर को खुश करना चाहती है, तो वो कुछ बोलते हैं ना एक्स्ट्रा शेयर फ्री में किनको दे सकती है, अपने ओनर्स को दे सकती है, जिन्हें कहते हैं बोनस शेयर। हालांकि ना इससे शेयर होल्डर को कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर कंपनी बेटा फ्री शेयर दे रही है किसको, शेयर होल्डर को, बोनस शेयर बोलते हैं इसे, फ्री में शेयर दे रही है, तो कंपनी का तो नुकसान हो रहा है ना। और कंपनी इस नुकसान की भरपाई कहाँ से कराती है? सिक्योरिटी प्रीमियम से, यानी रिजर्व एंड सरप्लस से, सिक्योरिटी प्रीमियम से कराती है। तो इससे क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट कम होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा, और अल्टीमेटली ना कंपनी की वैल्यूएशन पे इसका फर्क पड़ता है। हालांकि वो कंटेक्स्ट आपका नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि अगर कंपनी बोनस शेयर इशू कर रही है, फ्री में शेयर दे रही है, अपने एग्जिस्टिंग नए शेयर होल्डर को नहीं, जो एग्जिस्टिंग होते हैं उनको ये स्कीम दी जाती है कि अगर आपके पास कंपनी के इतने शेयर है, तो इतने शेयर कंपनी आपको और मुफ्त में देगी। तो अगर मुफ्त में शेयर दिए जा रहे हैं, तो ऐसे में कंपनी का नुकसान होता है, और उस नुकसान की भरपाई हम कहाँ से कराते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से कराते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। अब बेटा कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले कुछ खर्चे होते हैं, उसको बोला जाता है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। यानी कंपनी अभी एग्जिस्टेंस में आई नहीं, बट कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए आपको कुछ खर्चा करना होता है, उसी खर्चे को प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोलते हैं। आज आपकी कंपनी स्टैब्लिश हो चुकी है, अब आपकी कंपनी चल रही है बढ़िया अच्छे तरीके से, तो अगर आपको कोई प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ है शेयर इशू करने के दौरान, तो आप उस प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के खर्चे को उस प्रीमियम के प्रॉफिट से क्या कर सकते हो? राइट ऑफ कर सकते हो, यानी खत्म कर सकते हो। राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, आप कोई भी एक्सपेंस खत्म करा सकते हो इस प्रीमियम से, या कमीशन पेड, अगर आपने कमीशन दिया है
तो ऑब्वियसली बात है कंपनी का एक्सपेंस है, तो उसको भी आप प्रीमियम से क्या करा सकते हो, राइट ऑफ। या आपने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट देना भी कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, तो उसको भी आप खत्म करा सकते हो प्रीमियम से। पर शर्त ये है कि ये सब होना चाहिए ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब है लाइक शेयर्स जो आप अब पढ़ रहे हैं, जहां पर कंपनी ओनरशिप देती है, और एक होता है डिबेंचर। डिवेंचर बेटा ना हम शेयर के बाद डिवेंचर ही पढ़ेंगे। डिवेंचर में ना जनता से हम लोन लेते हैं बेटा। देखो हमने सुना है बैंक से लोन लेना, बैंकिंग कंपनी से लोन लेना, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन लेना, पर जनता से लोन लेना आज तक सुना आपने नहीं। तो जब जनता से लोन लेते हैं ना तो विद द हेल्प ऑफ डिवेंचर लेते हैं। तो शेयर डिवेंचर ना इनको सिक्योरिटी बोला जाता है। तो अगर हम शेयर डिवेंचर को किसी भी तरीके से अगर इशू करते हैं और इशू करने में कोई खर्चा या कमीशन हम देते हैं या कोई डिस्काउंट वगैरह अगर हम देते हैं शेयर और डिवेंचर को इशू करने पे, तो वो नुकसान हम कहाँ से माइनस करा सकते हैं, इसी फायदे से जो हमें प्रीमियम के पैसे से हुआ है। तो इसी फायदे से हम इन सारे एक्सपेंसेस को भी खत्म करा सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है कि अगर हम प्रीमियम पेबल कर रहे हैं ऑन द रिडम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लो आज 2024 है और मान लो कि चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, ठीक है, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो और चाहे डिवेंचर हो, लेट बी सपोज, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो, अगर मैं इन्हें इशू कर रहा हूँ 100 रुपए पे, ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर में ना एक ब्यूटी होती है बेटा कि इन्हें एक टाइम पे ना रिडीम किया जा सकता है, यानी इनको इनका पैसा चुकाया जाता है, इनको इनका पैसा वापस किया जाता है। मान लो कि मैंने अपने शेयर होल्डर से लेट बी सपोज डील करा कि मैं आपको ना 2000, लेट बी सपोज 40 में आके, मान लो आज से 16 साल बाद आके मैं आपको ना आपका पैसा रिडीम कर दूंगा। तो यहाँ पर तो हमने ना इशू किया था, ठीक है, यहाँ पे हमने अपने प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर इशू किए तो कंपनी के पास 2024 में मान लो एक डिवेंचर या एक प्रेफरेंस शेयर इशू करा, मान लो अभी के लिए, और वो 100 रुपए का किया, तो कंपनी के पास कितने रुपए आए, 100 रुपए, फेस वैल्यू 100 रुपए थी तो 100 रुपए आए। पर कंपनी को 2040 में जब रिडीम करना है ना, रिडीम करना है, ठीक है, रिडीम करना है, क्या रिडीम करना है, प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर, तो कंपनी इन्हीं प्रेफरेंस शेयर को या डिवेंचर को रिडीम कर रही है 110 रुपए पे, यानी कंपनी इनको 110 रुपए वापस करेगी। लिए 100 रुपए थे इशू के टाइम पे इनसे, पर जब इनको रिडीम किया जाएगा ना तो ये किया जाएगा 110 रुपए पे। तो क्या आपको नहीं लगता कि कंपनी को आज से 16 साल बाद 10 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं? तो वही कंपनी का ना नुकसान होता है जिसका नाम होता है प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन, कि जब रिडम्पशन होगा तो वहां प्रीमियम लेना नहीं है, देना है। अब इशू के टाइम पे जैसे अभी हमने शेयर इशू करा तो हमने प्रीमियम रिसीव करा, कंपनी की इनकम है। पर जब कभी रिडम्पशन करते हैं प्रेफरेंस शेयर की, इक्विटी की तो नहीं होती बट प्रेफरेंस शेयर और लाइक आपका डिबेंचर, उनकी रिडम्पशन जब हम कर रहे हैं और ज्यादा अमाउंट पे रिडम्पशन कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं, जैसे यहाँ 110 कर रहे थे, तो ऐसे में ना कंपनी को 10 रुपए का नुकसान होता है फ्यूचर में, और उसी 10 रुपए के नुकसान की भरपाई भी हम इसी सिक्योरिटी के प्रीमियम के पैसे से कर सकते हैं। तो फोर्थ ये यहाँ पर यूज होता है। एंड नेक्स्ट है लास्ट, इन परचेजिंग इट्स ओन शेयर दैट इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। तो मेरे बच्चे बायबैक ऑफ शेयर्स का जो कंसेप्ट है ना वो इक्विटी शेयर पे अप्लाई होता है। होता क्या है बेटा कि अगर मान लो कंपनी ना ड्यूरिंग द ईयर अगर खूब सारे ह्यूज प्रॉफिट्स अर्न कर लेती है, तो ऐसे में ना कंपनी कभी कभी वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, वंस इन अ वाइल, कभी कभी ऐसी स्कीम लाती है जहां पर कंपनी ना ऑप्शन रखती है इक्विटी शेयर होल्डर के सामने कि अगर आप अपने इक्विटी शेयर डायरेक्ट किसको बेचना चाहते हो, कंपनी को, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, डायरेक्ट अगर आप अपने इक्विटी शेयर किसको देना चाहते हो वापस, कंपनी को तो दे सकते हो और कंपनी से अपना पैसा ले सकते हो। वैसे इक्विटी को ना उनका पैसा कभी रिडीम नहीं किया जाता, उनको पैसे दिया नहीं जाता अनलेस अदरवाइज, जब तक कंपनी लिक्विडेट ना हो। प्रेफरेंस की रिडीमेबल है, डिवेंचर की भी रिडीमेबल होती है, बट इक्विटी शेयर की रिडीमेबल नहीं होती क्योंकि वो ट्रू ओनर होते हैं, वो कंपनी के साथ जुड़े हुए रहते हैं जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में होती है। हाँ, अगर किसी इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं चाहिए शेयर और वो कंपनी से एग्जिट होना चाहता है, तो ऐसे में वो क्या करता है मेरे बच्चे, अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकता है, पर वो कंपनी को नहीं बेच सकता डायरेक्ट। बट जब कंपनी एक स्कीम लॉन्च करती है जिसको बोला जाता है बाय बैक ऑफ शेयर, तो यहाँ पर कंपनी खुद अप्रोच करती है शेयर होल्डर्स के पास, बोलती है अगर किसी शेयर होल्डर को अगर अपना शेयर सरेंडर करना है कंपनी को तो कर सकता है, बाकी फिर कंपनी उसको उसका पैसा दे देगी। तो ऐसे में ना बेटा क्या होता है कि जब कंपनी ना अपने खुद की इक्विटी शेयर शेयर होल्डर से खरीदती है तो कभी कभी ना कंपनी को नुकसान हो जाता है,
क्योंकि कभी कभी कंपनी महंगे पे शेयर खरीद लेती है, तो खरीदने से ना कंपनी को नुकसान होता है, और उस नुकसान की भरपाई भी कहाँ से करी जाती है, इस सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से कराई जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये कुछ 5 इलाके हैं जहाँ पर आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हो। तो इसे बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से सिक्योरिटी प्रीमियम का एक एमसीक्यू बन सकता है, या ये सेक्शन ध्यान में रखना। वैसे मैं सेक्शन याद करने के लिए नहीं बोलता, पर इसका सेक्शन याद रखना 52(2), क्या पता एग्जाम में एमसीक्यू में पूछ ले। ठीक है, तो बताओ प्रीमियम का पैसा कहाँ यूज होता है? सर फ्री बोनस शेयर जो हम देते हैं, किसको? शेयर होल्डर्स को, उसको उस एक्सपेंस को झेलने के लिए प्रीमियम का पैसा काम आता है। कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है उसको राइट ऑफ खत्म करने में काम आता है। अगर कोई एक्सपेंस कमीशन या डिस्काउंट दे रहे हैं इशू ऑफ सिक्योरिटी लाइक शेयर डिवेंचर पे, तो वो जो एक्सपेंस हुआ है उसको खत्म करने के लिए प्रीमियम का पैसा काम में आता है। अगर हम प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर का रिडम्शन करेंगे, और वो रिडम्शन करेंगे प्रीमियम पे, यानी ज्यादा अमाउंट देंगे रिडम्शन के टाइम पे डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर को, तो वो जो ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं वो कंपनी का नुकसान हो रहा है, तो उस नुकसान की भी भरपाई हम प्रीमियम के पैसे से कर सकते हैं। और अगर कंपनी अपने खुद के इक्विटी शेयर बायबैक कर रही है, खरीद रही है जनता से वापस, शेयर होल्डर से वापस, तो ऐसे में कंपनी को नुकसान हो सकता है, और उस नुकसान की भरपाई भी प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे से कराई जा सकती है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? हाँ। तो इसी के साथ मेरे बच्चे हमारा इन कैश के अंदर लमसम एंड इंस्टॉलमेंट वाला पॉइंट खत्म होता है। अब जब बेटा हम ना नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा कॉल इन एरर एंड कॉल इन एडवांस की। ठीक है, वो कॉल इन एरर और कॉल इन एडवांस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम में मे बी पॉसिबिलिटीज आर देयर कि वो पूछ ले। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा कॉल इन एरर कॉल इन एडवांस पे होगा। टॉपिक हमारा यही चलता रहेगा। ठीक है, बोलते हैं ना इंस्टॉलमेंट, अब जितने भी आगे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो इंस्टॉलमेंट के ही करने वाले हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का बेसिक आप बहुत अच्छे से सीख चुके हो पार प्रीमियम, बट अब ना इसमें तड़का मिर्च मसाला लगेगा, जैसे कि कॉल इन एरर आ जाएगा, कॉल इन एडवांस आ जाएगा, आपका प्रो राटा आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब चीजें आ जाएंगी। बाकी तो बेस जो था आपका वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा बेटा इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें, और अगर कोई डाउट आता है तो इस वीडियो के अपलोडेड होते साथ आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। और हो सके तो बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में बेटा। टाटा बाय बाय, सयोनारा। ठीक है।